हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके लिए एक वन शॉट लेकर के आई हूँ कंप्लीट यूनिट का। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर हम इंडेक्स की बात करें तो हमने अब तक कौन कौन से चैप्टर कवर कर लिए हैं। हम ये वाला चैप्टर कवर कर चुके हैं। हमारी टोटल 3 यूनिट मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ अपने चैनल पे। तो जो भी एक बार जाके देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लीजिएगा। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हमारा हो चुका है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यहाँ तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और अब हम आगे करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी। होपफुली मैं ये दोनों चैप्टर जो है वो इस यूनिट में कंप्लीट करा दूंगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी। आपको पता है इस बार हमारे पास नीट के क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं आपके बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट से। तो आजकल इसका वेटेज एक्चुअली बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसका रीज़न ये है, कोरोना के बाद से ये बढ़ गया है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म का आप यूज़ करते हो अपनी सर्विसेज को ऑब्टेन करने के लिए नई नई टेक्निक लगा करके, तो उसको हम बायोटेक्नोलॉजी के अंडर कंसिडर करते हैं। हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप की बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांचेस होती हैं। वन इज़ ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी एंड द सेकंड वन इज़ न्यू बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड वो होती है जिसमें आप जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप यूज़ कर रहे हो, जो माइक्रोब्स आप यूज़ कर रहे हो, उनका जेनेटिक मटेरियल आप चेंज नहीं करते हो, बट उसके बावजूद अपना प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लेते हो। जैसे कि घर में दही का बनाना। जब आप दही बनाते हो घर में, तो उस टाइम पर क्या होता है कि आप लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को थोड़ा सा इनोकुलम की फॉर्म में डाल देते हो और उसके बाद आपको दूध से दही मिल जाती है, बट आप कभी भी उसके जेनेटिक मेकअप में चेंज नहीं करते हो। इसी तरीके से जब वाइन या बियर बनाई जाती हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ पर भी सैक्रोमाइसिस सेरेविशियाई का एज इट इज़ यूज़ कर लिया जाता है, उसको चेंज नहीं किया जाता है। तो दैट इज़ अबाउट द ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। बट जब हम न्यू बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। आपको जेनेटिक मेकअप को चेंज करना होगा ऑर्गेनिज्म के, ताकि आप नई नई सर्विसेज वहाँ से ऑब्टेन कर सको। साथ में आपको एक स्टेराइल एनवायरनमेंट बना करके रखना होता है, ताकि जब हम कोई प्रोडक्ट ऑब्टेन करें तो वो हमें अच्छी खासी क्वालिटी में मिले, हमें उसके अंदर कोई भी कंटामिनेशन जो है वो ना मिले। तो जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, EFB, ठीक है, तो ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, द इंटीग्रेशन ऑफ द नेचुरल साइंसेज एंड द ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स thereof and the molecular analogs for products and services is considered as a biotechnology. So this is the definition of biotechnology, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि अगर आप नेचुरल साइंसेज, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके लिए नेचुरल साइंसेज का यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिज्म की सेल्स का यूज़ करते हैं, कोई पार्ट्स का यूज़ करते हैं, कोई मॉलिक्यूलर एनालॉग जैसे DNA या फिर RNA, इनका यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑब्टेन करने के लिए, सो दैट इज योर बायोटेक्नोलॉजी। एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू नो अबाउट द जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग जानते हो तो आप ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप को चेंज कर सकते हो। सो टेक्निक्स अल्टरिंग जेनेटिक मटेरियल, अगर आप DNA और RNA में चेंज करते हो तो आप नई नई चीज़ों को ऑब्टेन कर सकते हो। नेक्स्ट है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, यानी कि मेंटेनिंग स्टेराइल एम्बियंस टू इनेबल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल वैक्सीन्स एंड एंजाइम। अगर आप अपने प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए साफ सुथरा एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखते हो, तो वो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंडर आता है और इसके थ्रू हम बहुत सारी वैक्सीन्स और एंजाइम बनवा सकते हैं। नाउ व्हाट इज द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। अगर ओवरव्यू की बात करें तो इसमें हमारे पास 2 चीज़ें हैं, वन इज जीन क्लोनिंग एंड द वन इज जीन ट्रांसफर। सो व्हाट इज जीन क्लोनिंग, मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ टेम्पलेट DNA। सपोज आपके पास ये 2 स्ट्रैंड है DNA के, इन 2 स्ट्रैंड में से कोई एक स्ट्रैंड DNA के टेम्पलेट की तरह रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे DNA बनवाना है 5 प्राइम से 3 प्राइम में, मुझे नया DNA बनवाना है, तो 3 प्राइम से 5 प्राइम का जो DNA होगा वो मेरे लिए एक टेम्पलेट की तरह रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ कही गई है कि जीन क्लोनिंग क्या है, इट इज़ एक्चुअली मेकिंग द मल्टीपल कॉपीज। आप जैसे एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं विच आर एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। सेम हमारे पास जीन क्लोनिंग में होता है। वी आर गोइंग टू मेक मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द टेम्पलेट DNA. DNA template should get integrated in the recipient genome. It should have the specific sequences origin of replication. First of all, ये खास बात है कि जो जीन आप डालना चाहते हो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी मान लीजिए आपको कोई स्पेशल टाइप का जीन मिल गया और आप चाहते हो कि इसके आपकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है, तो आप उसको पहले एक होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाओगे और वो जो जीन होगा वो बेसिकली उस होस्ट के अंदर, उस रेसिपिएंट के जो जीनोम होगा उसके अंदर टोटली इंटीग्रेट हो सके, ऐसा जीनोम होना चाहिए, ऐसा जीन होना चाहिए, ऐसा DNA टेम्पलेट होना चाहिए।
और उसके अलावा वो वहाँ पर जाकर के रेप्लिकेट भी कर सके, इसीलिए उसके पास एक ओराई साइट भी होनी चाहिए, मीन्स ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो, इट वॉज द फर्स्ट मैमल क्लोन्ड फ्रॉम एन अडल्ट सोमेटिक सेल। ये एक्चुअली एक शीप थी जो हमने सबसे पहले बनवाई थी और इसका नाम था डोली। यहाँ पे सिर्फ जीन क्लोनिंग की गई थी, यहाँ पे कोई भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं किया गया था। सो बेसिकली इट वाज जस्ट अ क्लोन, इट वाज नॉट अ ट्रांसजेनिक एनिमल। ये एक ऐसा क्लोन था, जो डोली की मैं बात कर रही हूँ, एक ऐसा क्लोन था जो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स से सिमिलर था, इसमें कुछ खास नई चीज़ें नहीं थी, बट येस हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके यहाँ पे क्लोन को बनाया था। जेनेटिक मेकअप को चेंज नहीं किया था, बट क्लोन बनाया था। वहीं पर अगर हम बात करते हैं ट्रेसी सिप की, तो दैट इज़ अ ट्रांसजेनिक एनिमल। वहाँ पे हमने उसके जेनेटिक मेकअप को चेंज करके उसके मिल्क से मिलने वाली बहुत सारी डिफरेंट प्रोटीन जैसे अल्फा एंटीट्रिप्सिन को ऑब्टेन किया था, ठीक है। तो ये जो था ये हमारा किसके बारे में था, ये हमने बात की है जीन क्लोनिंग के बारे में। अब आगे देखते हैं क्या है। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, अगर आपको जीन क्लोनिंग करनी है तो क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डीएनए विद द डिजायरेबल जीन। सपोज मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे एक इंसुलिन का जीन चाहिए, है ना। मैं चाहती हूँ कि एक ऑर्गेनिज्म है उससे मुझे इंसुलिन का जीन निकालना है और दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डालना है। सपोज बहुत सारे लोग डायबिटीज के पेशेंट है एंड आई वॉन्ट कि मेरे पास मल्टीपल कॉपीज हो डीएनए की, मल्टीपल कॉपीज हो इंसुलिन की। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगी, मुझे अपना डीएनए, एक ऐसा डीएनए लेकर के जाना है जिसके अंदर इंसुलिन का जीन हो और उससे आगे पूरी की पूरी जीन क्लोनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग करानी है और मल्टीपल कॉपीज मुझे चाहिए होंगी अपने डीएनए की, ताकि मैं उसको मल्टीपल लोगों के अंदर डाल सकूं और वो लोग क्योर हो सके। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू आइडेंटिफाई द डीएनए विद द डिजायरेबल जीन। अगर मुझे यही नहीं पता होगा कि ये वाला जीन जो है डिजायर का है, तो मैं किसी भी अननेसेसरी जीन को कट करके टाइम वेस्ट करूंगी, प्लस अपने एक्सपेंसेस जो है वो उनको इंक्रीज कर दूंगी, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं। तो इसीलिए सबसे पहले तो क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द डीएनए विद द डिजायरेबल जीन एंड देन कटिंग आउट दैट पीस ऑफ द डीएनए यूजिंग मॉलिक्यूलर सीजर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखो जब तक ना हमें ये नहीं पता था कि हम अपने डीएनए के बड़े सेगमेंट, क्योंकि डीएनए इज अ बिग लार्ज फ्रेगमेंट 2.2 मीटर का होता है पर सेल अगर हम बात कर रहे हैं, तो उस पूरे डीएनए में से मुझे एक छोटा सा पीस निकालना है विच एक्ट एज अ जीन, राइट। सपोज वो एक इंसुलिन की जीन की तरह एक्ट करेगा एंड अगर मुझे यही नहीं पता कि उसको काटने के लिए कौन सा टूल यूज़ करूंगी, तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। तो स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर जी जो थे, उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ देखी थी कि आपको एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, लेकिन उसके लिए हमें एक मॉलिक्यूलर सीजर की रिक्वायरमेंट होगी। और मॉलिक्यूलर सीजर की रिक्वायरमेंट के बारे में 1965 के अराउंड हमें डिस्कवरी पता चली थी, रिस्ट्रिक्शन इन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया। तो दैट इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी हॉट टॉपिक फॉर द नीट, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो देखो कटिंग आउट, पहले आप क्या करोगे, बड़े डीएनए में से एक छोटा सा पीस ऑफ डीएनए आपको कट करना है। कैसे कट करोगे, विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सीजन, जिसको आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हो। और फिर उसको क्या करोगे, लिंक कर दोगे प्लाज्मिड डीएनए के साथ विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। सो यू हैव टू डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम, वन इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड द सेकंड वन इज डीएनए लाइगेज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो किसी भी डीएनए के बड़े सेगमेंट में से छोटे सेगमेंट को कट करने के लिए यूज किया जाता है, और डीएनए लाइगेज जो होता है वो छोटे छोटे डीएनए को जोड़ करके एक बड़ा डीएनए बनाने में हेल्प करता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक प्लाज्मिड डीएनए का नाम भी आया है। प्लाज्मिड डीएनए वो डीएनए होता है जो बैक्टीरिया के अंदर हमें मिलता है, एंड प्लाज्मिड डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द एक्स्ट्रा बेनिफिट टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हमें इकोलाई के अंदर मिलेगा, तो ये इकोलाई को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। उसके अलावा इसके पास कुछ फर्टिलिटी प्लाज्मिड भी हम कंसिडर करते हैं, जो इनकी आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करते हैं, एनहेंस करते हैं। तो सो बेसिकली वी हैव टू काइंड ऑफ प्लाज्मिड, और वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्लाज्मिड इन इकोलाई, इन बैक्टीरिया, राइट। तो हमें क्या करना है, प्लाज्मिड बहुत अच्छा सा डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। हमने अपना डिजायर्ड जीन जो कट किया है मॉलिक्यूलर सीजर के थ्रू, उसको उठा करके किसके अंदर डाल देना है, प्लाज्मिड डीएनए के अंदर डाल देना है। उसको जोड़ेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ द डीएनए लाइगेज। और फाइनली फिर उस जो हमारा डीएनए है, जो हमारा डिजायर्ड जीन है, जो कि एक एलियन पीस ऑफ डीएनए की तरह एक्ट कर रहा है, उसको हम डिलीवर कर देंगे कहाँ पर, एक होस्ट के अंदर डिलीवर कर देंगे, जो कि ज़्यादातर मामलों में इकोलाई होगी। अगर हम इंसुलिन की बात करें तो हम इकोलाई को एज अ होस्ट लेंगे। उसके बाद वो क्या करेगा, वो रेप्लिकेशन करेगा, होस्ट के डीएनए के साथ जुड़ जाएगा और वहाँ पे रेप्लिकेशन करेगा। होस्ट का ही डीएनए पॉलीमरेज भी यूज़ करेगा रेप्लिकेशन के लिए, और फाइनली हमें मल्टीपल कॉपीज इसकी मिल जाएंगी। तो सबसे पहले स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने डीएनए के फ्रैगमेंट को आइसोलेट किया था 1972 में, ठीक है।
किस तरीके से फ्रेगमेंट को आइसोलेट किया था, उन्होंने डिफरेंट टूल्स यूज़ किए थे। फर्स्ट वाज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसके अकॉर्डिंग क्या था, ये मॉलिकुलर सीजर होता है। सीजर का मतलब होता है कैंची, यानी कि आप कट लगा सकते हो पूरे डीएनए में। तो बेसिकली ये क्या करता है, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू अ बिग क्लास ऑफ एंजाइम दैट इज न्यूक्लियेजेस विच have two different subclasses, one is endonuclease and one is exonuclease. तो endonuclease क्या करती है, it removes the nucleotide from the ends of the DNA. Suppose we have a large fragment of the DNA, so basically it cuts at the end of the DNA. It never cuts into the middle of the DNA because that is only the exonuclease, not endonuclease, correct? So it removes the nucleotide from the ends of the DNA, which is a highly specific actually. And then it endonuclease, it cuts at a specific position in the DNA. So basically अगर हमें मिडल में कट लगवाना है तो मिडल के कट के लिए you have your endonucleases, but if you want to cut your edges of the DNA, so you have your exonucleases, correct? Today we know more than 900 restriction enzyme. It is a very big like हमारे पास एक बहुत सारा डाटा, you can say हमारे पास एक बहुत बड़ा डाटा है. We have 900 restriction enzyme isolated from over 230 strains of the bacteria. ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया है एंड हमने उनमें से अब तक 900 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को रिकवर कर लिया है. ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस. एक पूरे डीएनए के अंदर हमें एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस मिलती है विच इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. सपोज मैं मलयालम बोल दूं तो मलयालम क्या है, आप उसको आगे से रीड करो या आप उसको पीछे से रीड करो, आपको दोनों तरफ से ये सेम ही दिखाई देगी. ऐसे कोई भी सीक्वेंस, सपोज मैडम है MADAM, तो अगर आप इसको आगे से रीड करो या फिर आप इसको पीछे से रीड करो, आपको पढ़ने में दोनों सेम ही लगती हैं. तो ऐसी कोई भी सीक्वेंस जो दोनों तरफ से सेम रीड की जाती है उनको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं. एंड सेम फॉर दिस एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम. ये पूरे डीएनए में ऐसे सीक्वेंसेस को ढूंढते हैं जो कि पैलिंड्रोमिक होती हैं, जो कि सेम रीड की जाती हैं, तो उनके ऊपर जाकर के ये कट लगा देते हैं. तो इनकी स्पेसिफिसिटी ये होती है कि हर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की अपनी एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होती है. मैंने एंडोन्यूक्लियस के बारे में आपको बताना है दैट इट कट्स एट द स्पेसिफिक पोजीशन इन डीएनए. बड़ा डीएनए है उसमें स्पेसिफिक पोजीशन पे कट लगाता है. फर्स्ट आइसोलेशन जो था इट रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज इन इकोलाई. एक्चुअली हुआ क्या था, जब हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं ना, तो इकोलाई में एक डिफेंस मैकेनिज्म चलता है. होता क्या था, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. होता क्या था, एक इकोलाई थी. इकोलाई के ऊपर आता था बैक्टीरियोफाज. बैक्टीरियोफाज का मतलब हो गया जो बैक्टीरिया को खा सकता है. तो इकोलाई इज अ बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया उसके ऊपर आता था, बैक्टीरियोफाज उसके ऊपर आता था, अपना डीएनए उसकी बॉडी के अंदर डालता था, उसकी सारी मशीनरी को हैक कर लेता था और इकोलाई की डेथ हो जाती थी. राइट. सो दिस वाज द सिनेरियो एक्चुअली. बट इकोलाई वांट्स टू डिफेंड इटसेल्फ. इकोलाई नहीं चाहती थी कि वो मर जाए, इसलिए उसने एक डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट की. उसने अपने मेन डीएनए से उसने दो डिफरेंट टाइप के एंजाइम बनाना शुरू कर दिया. वन वाज द मिथाइलेज एंड द सेकंड वन इज योर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. मैं डिस्कवरी बता रही हूँ आपको आरी की. तो वन वॉज मिथाइलेज एंड द सेकंड वन इज आरी. राइट. तो यहाँ पे हुआ क्या, आरी ने तो क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने क्या किया, जो भी बाहर का डीएनए आता था ये उसको क्या कर देता था, टुकड़ों में कट कर देता था, चॉप कर देता था. और इसकी वजह से जो बैक्टीरियोफाज अपना डीएनए अंदर डालता था वो हमेशा खत्म हो जाता था और बैक्टीरियोफाज की डेथ हो जाती थी. राइट. बट ऐसा हमेशा मेन जीनोम के साथ क्यों नहीं हुआ, इकोलाई के मेन जीनोम के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसके साथ ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पे मिथाइलेज क्या करता था, जितना भी एंजाइम होगा, जो भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसको कट करेगा जिस डीएनए फ्रेगमेंट को, उस डीएनए के ऊपर जाकर के मिथाइलेज जो है, देखो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मेन जीन को कट कर सकता था, लेकिन मिथाइलेज ने क्या किया, मिथाइलेज ने बैक्टीरिया के खुद के मेन जीनोम के ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया. एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की प्रॉब्लम होती है कि वो कभी भी मिथाइल ग्रुप वाले डीएनए को पहचान नहीं पाता, मिथाइलेटेड डीएनए को पहचान नहीं पाता, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो, जो बैक्टीरियोफाज है उसकी डेथ हो जाती है और इकोलाई खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है. तो ये फर्स्ट आइसोलेशन कहाँ क्या था, इसका मतलब इट रिस्ट्रिक्ट्स ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज इन द इकोलाई. एंड जो फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर किया गया था उसका नाम था HIND-2 एंड इट रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस GAATTC. अगर आप इसको दूसरे स्टैंड पे पढ़ोगे तो ये ऐसे पढ़ी जाएगी GAATTC, बिकॉज आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री रूल हमेशा फॉलो होता है. तो ये चीज़ें यहाँ पे इसमें बताई गई. उसके बाद हम देखेंगे कि पैलिंड्रोम क्या होता है. देखो यहाँ पे बता भी रखा व्हाट इज पैलिंड्रोम. तो देखो, palindrome group of letter that forms the same words forward and backward. For example मलयालम. HIND-2 कट्स है, जैसे GAATTC 5' से 3' पे था और GAATTC
TTC ये भी 5 प्राइम से 3 प्राइम पर ही था, ठीक है, बट ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट, आप इसको कहीं से भी पढ़ लो, सेम है। तो दिस इज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर द हिंड 2 के लिए पूरे डीएनए में हिंड 2 एक्चुअली क्या कर रहा था, वो पूरे डीएनए को ना स्कैन करता हुआ आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसको ये वाली सीक्वेंस मिली उसको समझ में आ गया कि दिस इज माई रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड आई हैव टू कट एट द पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड, मुझे एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड पे क्या लगाना है, कट लगाना है। तो उस कंडीशन में इसकी कटिंग साइट जो थी वो थी G और A के बीच में कटिंग साइट थी। सो बेसिकली दिस 6 बेस पेयर की सीक्वेंस को आप बोलोगे रिकॉग्निशन सीक्वेंस, लेकिन जहां पे उसने कट लगाया है एग्जैक्टली उसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। कट एंड्स आर लेटर ज्वाइंड बाय डीएनए लाइगेज, बाद में जो एंड्स जुड़ेंगे तो देखो एक तो इस तरीके से बनेगा पूरा और एक इस तरीके से बनेगा पूरा। तो ऐसी कंडीशन में जो ये बने हैं, दिस आर द ब्लंट एंड दिस आर द स्टिकी एंड्स बिकॉज दे कैन इजीली इंटरडिजिटेट विद ईच अदर। ये दोनों जो है आपस में एक साथ जुड़ सकते हैं, जैसे हम फिंगर्स को क्रॉस करते हैं एक दूसरे के बीच में दोनों हैंड की, तो ये इस तरीके से आपस में जुड़ सकते हैं। और इस कंडीशन में इनका जुड़ना बहुत इजी हो जाता है अगर ये स्टिकी एंड्स हैं, ये कोहेसिव एंड्स हैं, ये स्टैगर्ड एंड है, ये आपके बेसिकली चिपकने वाले एंड्स हैं, राइट। बट अगर ये ब्लंट एंड्स हैं, ये आपके क्लीन एंड्स हैं, तो उस कंडीशन में इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा चिपकना। जैसे हम SMA1 की बात करते हैं तो उसकी एक सीक्वेंस है GGGCCA, सॉरी GGGCCC, राइट। तो उसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, दिस इज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस GGGCCC, बट उसका जो रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस है वो है G और C के बीच में। तो जब वो दोनों स्ट्रैंड पे कट लगाता है तो वी हैव ब्लंट एंड्स, एंड ब्लंट एंड्स को इतना इजीली नहीं जोड़ सकते, इसीलिए हम स्टिकी एंड्स को प्रेफर करते हैं। तो कट एंड्स आर लेटर जॉइंड बाय डीएनए लाइगेज बाद में इन कट एंड्स को क्या कर देगा, ज्वाइन कर देगा। अब हुआ क्या, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बेसिकली मैं पूरी आपको सीक्वेंस भी समझाऊंगी कि हम करते कैसे हैं। तो उस कंडीशन में ओके, तो सबसे पहले हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए करने जा रहे हैं ना, तो होगा क्या, ये जो आप देख रहे हो एक्चुअली इसमें हमें जो डीएनए मिला वो डीएनए डिफरेंट सेगमेंट का मिला, कुछ बड़े डीएनए मिले टूटने के बाद, कुछ छोटे डीएनए मिले, क्योंकि आपने ना बहुत सारी सेल्स ली थी, उन सेल्स को एंजाइम के थ्रू आपने तोड़ा था, फिर उनमें से आपने डीएनए निकाला था। डीएनए निकाल करके आपने क्या किया था, डीएनए जब हमने निकाला था तो उसके बाद उस डीएनए को हमने कट किया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से, कुछ डीएनए बड़े मिले, कुछ डीएनए छोटे मिले हमें सेगमेंट। तो अब हमें क्या करना था, हमें छोटे वाला जीन चाहिए जो हमारा इंसुलिन का था। तो हमने एक टेक्निक यूज की, दैट इज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विच इज द सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट। इसमें हमने क्या किया था, देखो एक आपको इस तरीके का बॉक्स मिलेगा जिसमें ना आपको अपना मटेरियल डालना होता है। जैसे हम इसमें अगार डाल देते हैं, अपना मीडिया डाल देते हैं, पाउडर फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में अगार डाल देते हैं गर्म जब वो होता है, फिर बाद में इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख देते हैं। फिर वो जब ठंडा होने लगता है तो साथ में ही हम एक कॉम्ब डाल देते हैं वन साइड पे, एनोड की तरफ हम कैथोड की तरफ हम कॉम्ब डाल देते हैं। और करते क्या है, जैसे ही वो ठंडा होने लगेगा, जब वो ठंडा हो जाएगा उसके बाद जब हम उसे निकालेंगे तो वहाँ पे हमें वेल्स मिल जाएंगे। तो कॉम्ब के निकालते ही हमें वेल्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे हम अपना सैंपल ऐड करेंगे जो हमारा डीएनए वाला सैंपल है, जिसमें हमने डिफरेंट सेगमेंट के डीएनए रखे हुए हैं, प्लस हम इसमें कोई डाई ऐड कर देंगे। बेसिकली हम इथीडियम ब्रोमाइड डाई ऐड करते हैं, बट उसकी खास बात ये है कि उसको आप यूवी रेज में नहीं, उसको आप विजिबल रेज में नहीं देख सकते, आपको उसके लिए यूवी रेज यूज करनी होती है। तो बेसिकली दिस इज द सैंपल जिसमें आपको लोड करना है, दिस आर द वेल्स एक्चुअली जिनमें आपको सैंपल को लोड करना है। ये आपका पूरा मैट्रिक्स है एंड ये आपके पास क्या है, एक आप इसमें स्टैंडर्ड रखोगे, बाकी में आप अपने सैंपल डालोगे विद डाई और फिर उसको रन कर दोगे। उसको आप क्या कर दोगे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे। तो होगा क्या, डीएनए हमने यहाँ पे डाला है और हमारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज है जो कैथोड की तरफ है, और डीएनए की टेंडेंसी होती है कि इट स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये मूव करने लगता है, तो ये एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अब ये जो जेल है, ये जो अगार है, इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स बने हुए होते हैं। तो बड़ा डीएनए क्या करता है, वो जब मूव कर रहा होता है तो वो इसमें फंस जाता है, लेकिन जो छोटा डीएनए होता है वो जंप कर करके आगे निकल जाता है। इस मूवमेंट को हम, इस नेटवर्क स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सीविंग इफेक्ट बोलते हैं अगार जेल की कंडीशन को, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हुआ, जो आपका डीएनए है वो बहुत आगे तक चला जाएगा। कौन सा डीएनए बहुत आगे तक जाएगा, जो बहुत ही छोटा होगा साइज में। तो हमें स्मॉलर डीएनए बैंड्स मिलने लगते हैं और लार्जर डीएनए बैंड हमें कहाँ मिलते हैं, वेल की तरफ। स्मॉलर डीएनए बैंड हमें कहाँ मिलते हैं, एनोड की तरफ। तो दिस इज माई डिजायर्ड चेन, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया। तो बेसिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक जो कि क्या करती है, सेपरेट द डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज,
ये बात याद रखिएगा, साइज के बेस पे वो क्या करती है, उनको फ्रेगमेंट्स को अलग कर देती है, यही इसका प्रिंसिपल होता है। सो हेयर डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, सो मूव टुवर्ड्स द नोड एंड स्मॉलर द साइज फर्दर इट मूव, जितना छोटा होगा ये उतनी ही दूर मूव करेगा। विजुअलाइजेशन कैसे करोगे, आप कैसे चेक करोगे कि आपका डीएनए दूर जा चुका है, क्योंकि आपने इथेरियम ब्रोमाइड डाली हुई है विच इंटरकैलेट द डीएनए स्ट्रैंड। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके पास एक्चुअली जो इथेरियम ब्रोमाइड है वो डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बीच में इंटरकैलेट कर जाती है, और जब हम उसको यूवी रेज के अंदर देखते हैं तो वो हमें ऑरेंज कलर की दिखाई देती है। स्टेनिंग डीएनए विद इथेरियम ब्रोमाइड एक्सपोजर टू यूवी, यानी कि ऑरेंज कलर हमें मिलेगा। और फाइनली आप इस पूरे सेगमेंट को क्या करोगे, उठा लोगे, पिक कर लोगे यहाँ से विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ जेल, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज इल्यूशन। एगरोज जेल इज कट टू आइसोलेट द डीएनए। अब आपने ये वाला डीएनए उठा लिया है, इसको कट कर लिया है। तो बेसिकली हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक के बारे में भी स्टडी की है। नाउ सेकंड इज क्लोनिंग वैक्टर। अब आप अपना डिजायर्ड जीन जो आपने उठा लिया है उसको आप किस में ऐड करोगे, क्लोनिंग वैक्टर में ऐड करोगे। क्या होते हैं ये क्लोनिंग वैक्टर, दीज आर द प्लाज्मिड्स एंड द बैक्टीरियोफाज विच हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल। एक बैक्टीरिया की सेल के अंदर इनके पास रेप्लिकेट करने की प्रोबेबिलिटी, रेप्लिकेट करने की एक्चुअली एबिलिटी होती है। एंड इसकी फीचर्स क्या क्या होने चाहिए। अगर मैं बोल दूं आपको जाओ आप एक वेक्टर यूज करो, वहां पे मुझे अपना इंसुलिन का जीन डालना है ताकि वो उसको होस्ट तक लेकर जा सके। पूरे बायोटेक में सिर्फ 3 ही चीजें तो है, एक है डिजायर्ड जीन, दूसरा है वेक्टर, तीसरा है होस्ट, राइट। तो आपने डिजायर्ड जीन के बारे में पढ़ा, उसको कैसे अलग करोगे विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। उसको कट कैसे किया था, हमने कट किया था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से। अब हम उसको आगे वेक्टर में जब डालेंगे तो हमें जरूरत है कि हम वेक्टर के बारे में भी अच्छी जानकारी रखें। वेक्टर की क्या क्या खासियत होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, जिसके थ्रू हमारा जो डीएनए हमने डाला है वो रेप्लिकेट कर सके। It is also known as ORI sequence and a sequence where the replication start. तो it is very important. Second, it should have selectable marker. अगर हमारे जो डीएनए हम डाल रहे हैं वो करेक्टली अपनी पोजीशन पे डला है नहीं डला है, इस चीज़ के बारे में अगर हमें ध्यान देना है तो उसके लिए हमारे पास सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। तो ज़्यादातर दीज हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब होता है जब आप इसको इकोलाई या किसी होस्ट के अंदर डालोगे वेक्टर को जब आप होस्ट के अंदर डालोगे तो अगर वो होस्ट के अंदर चला गया तो होस्ट हो गया ट्रांसफॉर्मेंट, बट अगर वो होस्ट के अंदर नहीं गया तो वो हो गया जो होस्ट है वो हो गया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, राइट। एंड दूसरी चीज, अगर मेरे वेक्टर में मेरा डिजायर्ड जीन गया है तो मैं बोलूंगी कि मेरा वेक्टर जो है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बट अगर मेरे वेक्टर के अंदर कोई भी डिजायर्ड जीन नहीं गया है तो मैं बोलूंगी नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो जब आप वेक्टर के बारे में बात करते हो तो आप यूज करते हो टर्मिनोलॉजी रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। जब आप होस्ट के अंदर वेक्टर गया है या नहीं गया है तो उसके लिए आप टर्मिनोलॉजी यूज करते हो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, राइट। तो यहाँ पे क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर है, दे हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग और एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेंट, राइट, एंड दे परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट। हमें पता है कि जो सेलेक्टेबल मार्कर में जब अगर समझ आ गया कि सेलेक्टेबल मार्कर एक्चुअली हेल्प करते हैं सेलेक्ट करने में कि कौन सा ट्रांसफॉर्म हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है, तो जो ट्रांसफॉर्म हुआ है हम उनकी ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीन एनकोडिंग फॉर एंटीबायोटिक्स आर सेलेक्टेबल मार्कर फॉर इकोलाई। तो जैसे आप ये वेक्टर देख भी रहे हो ना, तो यहाँ पे TETR और एम्पिसिलिन R ये एक्चुअली सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं। नाउ व्हाट आर द क्लोनिंग साइट। आप यहाँ पे जितनी भी चीज़ें देख रहे हो दीज आर द क्लोनिंग साइट, दीज आर एक्चुअली पर्टिकुलर सीक्वेंसेस, पर्टिकुलर पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस फॉर द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड इनको क्लोनिंग साइट बोला जाता है। सो दीज आर द रिकग्निशन साइट वेयर द फ्रेगमेंट्स आर लाइगेटेड, जहाँ पे हम अपना डीएनए यहाँ से रिस्ट्रिक्शन, सपोज हिंड 3 की मैं बात करूँ तो हिंड 3 वाला मैं अपना रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लेकर के आऊँगी, वो क्या करेगा, वो इसको कट कर देगा और यहीं पे इसको जब मैंने कट किया तो इसके अंदर मैं अपना डिजायर्ड पीस डाल दूंगी। याद रखिएगा वो डिजायर्ड पीस भी सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ही कट होना चाहिए, मतलब कि हिंड 3 से कट होना चाहिए। अगर मैंने अपने जीन को पूरे डीएनए में से EcoR1 के थ्रू कट किया है तो मुझे पूरे के पूरे प्लाज्मिड को, पूरे के पूरे वेक्टर को भी कट किससे करवाना होगा, EcoR1 से। मैं डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज नहीं कर सकती क्योंकि रिकग्निशन सीक्वेंस जो होती है वो स्पेसिफिक होती है एक RE के लिए, ठीक है। तो रिकग्निशन
एगिनेशन साइट वेयर फ्रेगमेंट्स आर लाइगेटेड, तो हम ये क्लोनिंग साइट आर द साइट्स वेयर दिस आर एक्चुअली द रिकॉग्निशन साइट वेयर फ्रेगमेंट्स आर गोइंग टू लाइगेट, राइट। एंड फॉर एग्जांपल फॉरेन डीएनए इज लाइगेटेड एट बाम H1, सपोज यहाँ पे मैंने अपना डीएनए लाइगेट करना है साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, तो ये पूरी पिंक वाली साइट आप देख रहे हो, दिस इज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट इन द वेक्टर PBR322। तो जब मैं बाम H1 की साइट पे क्या करूंगी, आरई ऐड करूंगी, तो आरई इसको कट कर देगा, आरई जब इसको कट करेगा फिर उसके बाद मैं डीएनए लाइगेज की हेल्प से अपना जो जीन है, जो मेरा जीन है जिसको मैंने अगेन बाम H1 से कट किया हुआ है, उसको मैं यहाँ पे क्या करा दूंगी, लाइगेट करा दूंगी। लेकिन ऐसी कंडीशन में होगा क्या, अब ये रिकॉम्बिनेंट तो बन गया लेकिन अब इसके पास टेट्रासाइक्लिन से लड़ने की एबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि मैंने TETR को क्या कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है। जो पूरा वेक्टर आप देख रहे हो इसमें इस वेक्टर के पास दो एंटीबायोटिक से लड़ने की प्रॉपर्टी है, एक तो एम्पिसिलिन से और एक टेट्रासाइक्लिन से। बट सपोज मैंने अपना डिजायर्ड जीन इधर या फिर इधर डाल दिया तो उस कंडीशन में वो वाली प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, और ऐसी कंडीशन में ये एंजाइम क्या करेंगे, जब प्रॉपर्टी खत्म हो गई तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मेरे पास, अब मैं समझ जाऊंगी कि मेरे पास ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। इकोलाई का एक क्लोनिंग वेक्टर PBR322 दिखाया गया है शोइंग रिस्ट्रिक्शन साइट एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फॉर एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो देखो अब मैं इसके दो तरीके बताती हूँ, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो PBR322 जो है ये नेचुरली किसी भी बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता है, ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया था। इसका नाम है प्लाज्मिड, P का मतलब है प्लाज्मिड, B और R का मतलब है बॉलीवर एंड रोड्रिगोस, 322 का मतलब होता है यहाँ पे जो आपका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, 322 बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये पूरा वेक्टर लिया, ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए आपको दिखाई दे रहा है जो बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया है, करवाया जाएगा। इसके पास तीन चीजें होनी चाहिए, पहली तो ओराई साइट होनी चाहिए, दूसरा जो स्मॉल साइज है वो हम प्रेफर करते हैं बट दैट इज नॉट द मैंडेटरी एक्चुअली, बट येस अगर स्मॉल साइज होगा तो हमारे लिए बेटर है। उसके अलावा ओराई साइट के अलावा हमारे पास दूसरी चीज क्या है, इसके पास सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। तो इसके पास दो सेलेक्टेबल मार्कर है, एक तो ये एंटीबायोटिक से लड़ सकता है, एक टेट्रासाइक्लिन से लड़ सकता है। अगर ये किसी बैक्टीरिया के अंदर मैंने डाल दिया और वो बैक्टीरिया मैंने एम्पिसिलिन में डाल दिया तो बैक्टीरिया जिंदा रहेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है। अगर मैंने बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन में डाल दिया तो बैक्टीरिया जिंदा रहेगा क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस है। बट अगर बैक्टीरिया को मैंने कैनामाइसिन में डाल दिया, बैक्टीरिया को मैंने क्लोराम्फेनिकॉल में डाल दिया, तो वो जिंदा नहीं रहेगा क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस नहीं है, राइट। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। उसके अलावा एक थर्ड क्या चीज है यहाँ पे, क्लोनिंग साइट है, जो कि बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम के लिए वी हैव 8 डिफरेंट क्लोनिंग साइट इन द PBR322, यू कैन सी हियर। एक है बाम H1, एक है साल्वन जो TETR में है, दो है PVU फर्स्ट एंड PST फर्स्ट जो कि एम्पिसिलिन आर में है, तीन है अलग से HIND3, क्लावन एंड इको R1, और इसके अलावा एक अलग से है जो रोप में है, ROP का मतलब है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, राइट, एक काइंड ऑफ प्रोटीन होती है। तो ये क्या है, PVU2, यहाँ पे PVU2 की हम बात करेंगे। उसके बाद ये आपका क्या है, ये पूरा का पूरा है। मैंने बता दिया कि अगर आप इसको बैक्टीरिया को देखना चाहते हो, मान लीजिए मैंने किसी बैक्टीरिया के अंदर इसको डाल दिया वेक्टर को, अगर वो वेक्टर इस बैक्टीरिया के अंदर गया है, अगर ये वाला बैक्टीरिया ये वाला वेक्टर अगर इस बैक्टीरिया के अंदर गया है तो बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए। और बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है ये मैं कैसे पहचानूंगी, ये मैं तब पहचानूंगी जब मैं उसको अलग अलग एंटीबायोटिक पे रख के देखूंगी। पहले मैं उसको एम्पिसिलिन पे रख के देखूंगी। अगर मैंने अपना डिजायर जीन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस में डाला है, इस साइट पे डाला है, इस साइट पे मैंने अपना इंसुलिन का जीन डाला है, तो डेफिनेटली ये वाली साइट काम करना बंद कर गई होगी, है ना, क्योंकि ये डिस्टर्ब हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं इस वेक्टर को किसी बैक्टीरिया के अंदर डाल दूं और उस बैक्टीरिया के अंदर सपोज वो ग्रो कर रहा है, यानी कि उस बैक्टीरिया के अंदर जब मैंने डाल दिया और वो बैक्टीरिया ने उसको पिक भी कर लिया, तो वो बैक्टीरिया हो गया ट्रांसफॉर्मेंट, राइट। लेकिन अब मैं उसको एम्पिसिलिन पे ग्रो करवाऊंगी तो वो एम्पिसिलिन पे ग्रो करेगा, क्यों, क्योंकि उसके पास ये वाला अभी भी जीन इंटैक्ट है। बट फिर मैं उसको कॉलोनीज को उठा करके टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो करवाऊंगी और वो कॉलोनीज जो टेट्रासाइक्लिन जो रिकॉम्बिनेंट होंगी वो टेट्रासाइक्लिन के लिए रिस्पॉन्स नहीं करेंगी और उनकी डेथ हो जाएगी। ऐसी केस में मैं पीछे वाली प्लेट पे वापस जाऊंगी और देखूंगी कि किस किस जगह पर मुझे ऐसी कॉलोनीज मिल रही हैं जो अब आगे वाली प्लेट में नहीं मिली हैं, तो इसीलिए वो मेरी क्या होंगी, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज होंगी। अगर मैंने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में अपना डिजायर्ड जीन डाला होता और फिर इस पूरे के पूरे वेक्टर को उठा करके इकोलाई में डाल दिया होता, होस्ट में डाल दिया होता, और फिर उस होस्ट को मैं किसी एंटीबायोटिक पे ग्रो करवा रही होती, तो मुझे समझ में आता कि अगर मैंने एम्पिसिलिन वहां पे दी तो एम्पिसिलिन में ही बैक्टीरिया मर जाते। रीजन, वो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कर सकते थे, एम्पिसिलिन में नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि मेरा
मेरा डिजायर जीन यहाँ पे मैंने डाला है और ये पूरी साइट अब काम करना बंद कर गई है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया, बट इट इज अ कम्बरसम प्रोसेस, इट टेक टाइम। ऐसी कंडीशन में हमने एक डिफरेंट तरीका अपनाया, हमने इसका एक डिराइव निकाला, मतलब कि हमने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया PBR 322 में, और हमने एक पक निकाला। पक एक अनदर जो है वेक्टर की तरह ट्रीट करता है। उसमें हमने क्या किया, हमने दो सेलेक्टेबल मार्कर, एक्चुअली हमने ये वाला सेलेक्टेबल मार्कर जो है TET ये नहीं लिया, यहाँ पे हमने एक जीन ऐड कर दिया, BAM-H1 की साइड पे एक जीन ऐड कर दिया जो कि नाम था जिसका लेक्सीजीन। वो क्या करता था, वो आपका एक एंजाइम बनाता था बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो जब आप बीटा गैलेक्टोसाइडेज की बात करोगे, तो जब आपने बीटा गैलेक्टोसाइडेज दिया और बैक्टीरिया के अंदर इसको डाल दिया है ना, बैक्टीरिया के अंदर इस वेक्टर को डाल दिया और उस बैक्टीरिया को मैंने ग्रो करवा दिया लैक्टोज मीडिया पे, तो होगा क्या, ये वाला वेक्टर जिसके अंदर लेक्जी का जीन है और जिसने बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बना रखा है, तो वो उस लैक्टोज को उठा के क्या करने लग जाएगा, तोड़ने लग जाएगा। और जैसे ही वो उसको तोड़ेगा उस कंडीशन में कलर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे हम सम टाइम क्या करते हैं, हम अगार मीडिया में जो हम जिसमें हम बैक्टीरिया को ग्रो करवाएंगे, उस मीडिया के अंदर हम एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डाल देते हैं जो कि कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट होता है। और जब हम उस बैक्टीरिया को क्या करवाते हैं, उस बैक्टीरिया को रखते हैं वहाँ पे, तो उस बैक्टीरिया का जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो उस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को तोड़ना शुरू कर देता है, और जब वो उसको तोड़ता है तो हमें ब्लू कलर की कॉलोनीज मिलने लग जाती हैं। ये सिर्फ तब होगा जब तक मेरे पास ये टेट्रासाइक्लिन, ये वाली पूरी की पूरी साइट जो है वो कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ पे मेरा लेक्सीजीन डला हुआ है और लेक्सीजीन जो होगा वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा है, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर बनेगा तो वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को तोड़ेगा, और क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट तोड़ेगा तो कलर हमें प्रोड्यूस करेगा विच विल बी योर ब्लू कलर। बट व्हाट हैपन, अगर ये पूरा का पूरा जो है इसमें मैंने कहीं पे अपना लेक्सीजीन डाल रखा, जो डाल रखा था उसको डिस्टर्ब कर दिया। सपोज मैंने अपना डिजायर्ड जीन उठाया इंसुलिन का और मैंने वो इसी साइट पर डाल दिया है ना जहाँ पे लेक्सीजीन था, तो क्या होगा, लेक्सीजीन डिस्टर्ब हो जाएगा। लेक्सीजीन डिस्टर्ब होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट नहीं टूटेगा, वो नहीं टूटेगा तो कोई कलर नहीं आएगा, यानी कि मुझे व्हाइट कॉलोनीज मिलेंगी। इसका साफ सा मतलब हो गया कि जो रिकॉम्बिनेंट होगा वो मुझे ब्लू कॉलोनीज देगा, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा मुझे व्हाइट कॉलोनीज देगा। और नीट 2025 में इसके ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपको ब्लू और व्हाइट कॉलोनी सिलेक्शन कब होता है और उसमें कौन सा रिकॉम्बिनेंट होता है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है। तो प्लीज बी केयरफुल विद दैट। जो व्हाइट कॉलोनीज होंगी वो रिकॉम्बिनेंट की होंगी, जो ब्लू कॉलोनीज होंगी वो नॉन रिकॉम्बिनेंट की होंगी, राइट। एंड ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है जिसमें मैंने अपने डिजायर्ड जीन को इंसर्ट, जो मेरा है डिजायर्ड जीन को जब मैंने अंदर ऐड किया है उसकी वजह से लेक्सी जीन जो है वो इनएक्टिवेट हो गया है। इस चीज को मैं बोलती हूँ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। मीन्स यू आर गोइंग टू इंसर्ट समथिंग एंड ड्यू टू दैट इंसर्ट यू आर गोइंग टू इनएक्टिवेट एनी काइंड ऑफ जीन। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। सो यहाँ पे वही चीज दिखाई गई है कि जब मैंने अपना इंसर्ट यहाँ पे ऐड करना होता है तो उसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा लेक्सी जीन जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा एंड द जीन गेट्स इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए हेल्प्स सेलेक्टिंग रिकॉम्बिनेंट, जो कि हमें रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा, जो कि एक ईजी सी प्रोसेस भी है और इससे हमारे लिए फायदा भी होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन। अब जीन क्लोन करवाने के लिए आपके पास कौन कौन से वेक्टर्स हो सकते हैं। पहला, प्लांट में अगर आपको कोई जीन को क्लोन करवाना है, प्लांट के अंदर अगर आपको कोई जीन इंसर्ट करना है अपना डिजायर्ड जीन वेक्टर के थ्रू, तो आप उसमें वेक्टर कौन सा यूज करोगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन, जो कि एक बैक्टीरिया ही होता है, इज एबल टू डिलीवर द टी-डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग नॉर्मल प्लेन सेल्स टू ट्यूमर सेल्स, द टी-आई प्लाज्मिड इज यूज्ड एज अ वेक्टर। देखो ये सबकी डिटेल अगर आपको चाहिए ना तो एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना कि मैम आपको इन सबकी डिटेल भी हमें इन सबकी डिटेल भी चाहिए, आप एक अलग से वीडियो बना दो, तो मैं सेपरेटली एक अलग वीडियो बना दूंगी। बट अभी के लिए इतना समझो कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम एआई बैक्टीरिया है, एआई है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, उसके पास एक वेक्टर होता है टी-आई प्लाज्मिड। उस वेक्टर की खास बात ये होती है कि उसमें 2 सेगमेंट होते हैं। एक तो ऐसा सेगमेंट होता है जो वायरुलेंट होता है, जो प्लांट को खत्म कर सकता है, प्लांट में ट्यूमर कॉज कर सकता है, राइट। और एक ऐसा सेगमेंट होता है जो कि नहीं करता ऐसा कुछ भी, मतलब कि जो कि सिर्फ और सिर्फ रखता है वायरुलेंट जीन लेकिन वो ट्यूमर कॉज नहीं कर रहा है। तो बेसिकली जो ट्रांसफॉर्म होता है डीएनए उसका नाम होता है टी-डीएनए। यानी टी-आई प्लाज्मिड के अंदर 2 सेगमेंट थे, एक सेगमेंट था वायरुलेंट जीन वाला, एक सेगमेंट है टी-डीएनए वाला।
टीडीएनए वाला ऐसा सेगमेंट होता है जो जो प्लांट को ट्रांसफर कर दिया जाता है और प्लांट में ट्यूमर हो जाता है। अब वो टीडीएनए जो है, अगर मैं उस टीडीएनए को चेंज कर दूं, अब ट्यूमर कॉज कर रहा है वो प्लांट में, है ना, डाइकोट प्लांट में मेनली, तो अगर मान लीजिए मैं टीडीएनए को चेंज कर देती हूँ, उसमें अपना डिजायर्ड जीन डाल देती हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा फायदा होगा, प्लांट का जो है ट्यूमर नहीं बनेगा, प्लांट में ट्यूमर नहीं बनेगा, मेरा फायदा हो जाएगा, मेरा जीन जो है वो रेप्लिकेट करेगा वहां पे। तो वही चीज़ इन्होंने कही है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन विच इज़ अ बैक्टीरिया इज एबल टू डिलीवर टीडीएनए, वो सिर्फ अपना टीडीएनए ही आगे क्या करता है, डिलीवर करता है, जिसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म कर देता है नॉर्मल प्लेन सेल को ट्यूमर सेल में। ठीक है, ट्यूमर सेल बना देता है। टीडीएनए में ऐसे सेगमेंट होते हैं जिसकी वजह से प्लांट में ट्यूमर बन जाता है। तो इसीलिए टीआई प्लाज्मिड को एक वेक्टर की तरह यूज कर सकते हो। आप क्या कर दो, इस टीडीएनए को चेंज कर दो, इसको चेंज करके अपना इंसर्ट डाल दो, अपना डिजायर्ड जीन डाल दो, और जब ये आगे प्लांट में जाएगा ना, तो ये हमारे जीन को रेप्लिकेट करेगा, ट्यूमर कॉज नहीं कराएगा। इसकी वजह से जो डिजीज होती है उसको क्राउन गॉल डिजीज बोला जाता है प्लांट के अंदर। बट जब हम इसको हटा देते हैं टीडीएनए को और अपना काम करवाने लग जाते हैं, तो हम इसको बोलते हैं हमने इसको क्या कर दिया, इसकी आर्म जो थी, पैथोजेनिक आर्म जो थी, उसको कट कर दिया है हमने। तो अब ये नॉन पैथोजेनिक वायरस हमने बना दिए हैं। ठीक है, डिसआर्म्ड पैथोजन इनको कहा जाता है, फिर डिसआर्म्ड पैथोजन, क्योंकि आपने इनकी पैथोजेनिक स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है। इसी तरीके से एनिमल के अंदर आप रेट्रोवायरसेस जो होते हैं, जैसे एचआईवी का वायरस हो गया, कोल्ड का वायरस हो गया, तो ये क्या करते हैं, जब हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं, खास करके मैं कैंसर सेल वाले वायरस की बात कर रही हूँ, ऑनको वायरसेस वगैरह, तो वो क्या करते हैं, दे ऑल्सो ट्रांसफॉर्म द नॉर्मल सेल्स टू द कैंसरस सेल्स। इट कैन ऑल्सो बी डिसआर्म्ड। देखो यहीं पे ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, दैट वी कैन ऑल्सो डिसआर्म्ड देम, यानी कि अगर इसका ऐसा वायरस, ऐसा पैथोजेनिक पार्ट जो कि कैंसर कॉज कर रहा था नॉर्मल सेल को चेंज करके, तो अगर मैं उसको हटा दूं, तो उस कंडीशन में, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डिसआर्म्ड पैथोजन। और फिर मैं अपना डिलीवर जीन कर दूंगी, जो मतलब मुझे जीन अपना डिलीवर करना है वो मैं आगे एनिमल के अंदर डाल दूंगी। तो एनिमल के लिए आप रेट्रोवायरसेस यूज कर सकते हो, प्लांट के लिए आप टीआई प्लाज्मिड यूज कर सकते हो। अब मेरे पास दो कंडीशंस हैं कि मैं अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करवाऊँ, उसको होस्ट के अंदर कैसे डालूँ। तो देखो कई सारे मेथड होते हैं। पहला, आप अपनी सेल्स को विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस रख दो, मतलब एक प्लेट लो, एक पैट्री प्लेट लो, उसके अंदर आप अपनी सेल्स डाल दो। सपोज होस्ट वाली सेल यानी कि इकोलाई मान लेते हैं, मैंने डाल दी। और दूसरा, मैंने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर वाला, जो वेक्टर के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेरा डला हुआ था, वो पूरा का पूरा वेक्टर भी मैंने वहाँ पे रख दिया। कहाँ पे रख दिया, आइस पे रख दिया। उस आइस पे जैसे ही मैंने रखा, उसके तुरंत बाद मैंने उसको हीट शॉक दिया 42 डिग्री सेल्सियस पे, उठा करके सारी की सारी पैट्री प्लेट को मैंने एकदम से गर्म जगह पे रख दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल्स की, वो ब्रेक हो गई, ब्रेक तो नहीं बोलेंगे, वो क्या हो गई, उनमें पोर्स बन गए और उसने बाहर रखे हुए वेक्टर को उठाना शुरू कर दिया। अब हमेशा ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत सारे वेक्टर उठा लिए जाएंगे या हर सेल वेक्टर उठा लेगी, तो हमारे पास चांसेस होते हैं कि कुछ सेल ने वेक्टर उठा लिए हैं और कुछ सेल्स ने वेक्टर नहीं उठाए हैं। वापिस आप उसको आप क्या कर दो, आइज में क्या कर दो, डाल दो। इस चीज़ जब आपने ये किया, इसको हम हीट शॉक मेथड बोलते हैं। और इस हीट शॉक मेथड के थ्रू कहीं ना कहीं हम एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं कॉम्पिटिशन की। कैल्शियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट भी दिया जाता है सेल्स को। अगर आप सेल्स को कैल्शियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट दे देते हो, तो सेल्स की डीएनए को अपटेक करने की, वेक्टर को अपटेक करने की एफिशिएंसी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। दूसरा, आप एक एनिमल के साथ ये काम कर सकते हो कि आप माइक्रो इंजेक्शन कर सकते हो। आप एक सिरिंज लो, बहुत पतली सी होनी चाहिए, उसमें आपका डिजायर्ड जीन होना चाहिए, और उसको आप डायरेक्ट किसी माइस वगैरह के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दीजिए, डायरेक्टली इंजेक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू द एनिमल सेल। सो दिस इज द डायरेक्ट मेथड, एंड ये भी डायरेक्ट मेथड था। तीसरा डायरेक्ट मेथड होता है बायोलिस्टिक और जीन गन। अगर आप प्लांट सेल के अंदर कोई डिजायर्ड जीन डालना चाहते हैं, तो सेल्स आर बॉम्बार्डेड विद अ हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन कोटेड विद डीएनए। तो आप उसमें क्या करो, आप डीएनए लो और डीएनए के ऊपर अपना उसमें आप गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल लो और उसके ऊपर अपना डिजायर्ड जीन को रैप कर दो, चारों तरफ से उसके ऊपर डिजायर्ड जीन ऐड कर दो, फिर उसको अपनी बोल्ट में भरो, अपनी क्या बोलते हैं उसको, गन में भरो, और फिर उसके बाद उसको प्लांट पे एक हायर वेलोसिटी के साथ क्या कर दो, बम्बार्ड कर दो। उस कंडीशन में क्या होगा कि प्लांट के अंदर जाकर के, प्लांट की कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर आपकी जो जीन जो था, जो गन जो आपका गोल्ड या टंगस्टन पे कोटेड था, वो डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाएगा और अपना काम दिखाना शुरू कर देगा। सो इट इज ऑल्सो बेसिकली डायरेक्ट मेथड टू ट्रांसफॉर्म, राइट। बट यहाँ पे ये आप एनिमल के लिए यूज नहीं कर सकते कि आपका मन कर रहा है चूहे को सामने बिठा दिया और उसके बाद उस पर बुलेट चला दी, तो वो बेचारा मर जाएगा। ऐसी कंडीशंस को आप सिर्फ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो,
प्लांट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या कह रखा है, दिस इज द इनडायरेक्ट मेथड। सो बेसिकली ये 3 डायरेक्ट मेथड दिखा रखे हैं, दिस इज इनडायरेक्ट मेथड कि आप अपने डिजायर्ड जीन को पहले वेक्टर के अंदर लेकर के जाओ और फिर वेक्टर के अंदर वेक्टर में ले जाने के बाद आप क्या करो, उसको होस्ट के अंदर डाल दो। ठीक है, आई होप मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे वेक्टर बोल दिया है। तो मुझे यहाँ पे क्या बोलना चाहिए था कि एक पेट्री प्लेट आपने ली हुई है, उसमें आपने होस्ट रखा हुआ है और आपने डायरेक्ट अपना डिजायर्ड जीन रख दिया है। अब डिजायर्ड जीन को उठाने की कैपेसिटी है आपके बैक्टीरिया की, और वो कैसे होगी, जब उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओपन होगी उस कंडीशन में वो तुरंत बाहर रखे हुए डीएनए को उठा लेगा। इस प्रोसेस को हम ट्रांसडक्शन भी बोल देते हैं। डिसार्म्ड पैथोजन हो गए जिनको वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो, जैसे टीआई प्लाज्मिड अभी बताया आपको, उस रेट्रोवायरसेस आपको बताए हैं, PBR322 बताया है, PUC बताया है। इन सब का यूज़ करके आप अपने डीएनए को चेंज कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे अबाउट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस क्या क्या होती हैं। देखो, सबसे पहले आइसोलेशन करो जेनेटिक मटेरियल का, यानी कि आप पहले सेल्स को एंजाइम से खोल दो। आपने सेल्स लिए, सपोज मान लीजिए मेरे पास एक सेल है, उस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर मेरा डीएनए रखा हुआ है और डीएनए के अंदर में छोटा सा जीन रखा हुआ है जो कि इंसुलिन के लिए कोड कर रहा है, राइट। अब मुझे सारी तामझाम हटानी है, मुझे ना सेल चाहिए, मुझे ना सेल की मेम्ब्रेन चाहिए, ना सेल का प्लाज्मा सेल का साइटोप्लाज्म चाहिए, ना ही सेल का न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन चाहिए, मुझे सिर्फ डीएनए चाहिए। मुझे ना प्रोटीन चाहिए, ना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो मुझे सब कुछ हटाना है और फाइनली डीएनए तक पहुंचना है। दिस स्टेप को बोला जाता है आइसोलेशन ऑफ द डीएनए या आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। सो यू हैव टू ओपन द सेल्स विद द एंजाइम। ये पूरी प्रोसेस बता रखी है। अब आप डिफरेंट एंजाइम यूज करते हो। अगर आपने बैक्टीरिया के अंदर से कोई डिजायर्ड जीन निकालना है तो आप लाइसोसोम यूज करोगे। अगर आपको प्लांट सेल के अंदर से कोई एंजाइम निकालना है तो आप सेल्यूलेज यूज करोगे। अगर आपको फंगस के अंदर से कोई एंजाइम निकालना है तो आप काइटिनेज यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद जब आपने सब निकाल दिया तो आपका सारा मटेरियल अभी टेस्ट ट्यूब के अंदर सस्पेंशन में रखा हुआ है। आपके पास डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, वो सब है, लेकिन आपके काम का सिर्फ डीएनए है। आपको फालतू की चीज़ें सब हटा देनी है। तो उस कंडीशन में आप आरएनए को रिमूव करने के लिए राइबोन्यूक्लियेज यूज़ करोगे, प्रोटीन को रिमूव करने के लिए प्रोटीएज यूज़ करोगे। उसके बाद आपने जब ये सब हटा दिया तो आपके पास डीएनए बचा। अब डीएनए जो होता है वो भारी होता है, वो सेंट्रीफ्यूगेशन जब आप पूरी मटेरियल का करोगे तो डीएनए जाकर के टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाएगा। आप टेस्ट ट्यूब में से डीएनए को ऊपर निकाल के लाना है, सस्पेंशन में ऊपर निकाल के लाना है, तो आप उसमें चिल्ड इथेनॉल ऐड करोगे। चिल्ड इथेनॉल के ऐड करते ही आपका जो डीएनए है वो थ्रेड की फॉर्म में पानी में यानी कि सस्पेंशन में घूमने लगेगा। फिर आप उसको एग्जैक्टली बाहर निकाल लोगे और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पूलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि प्रेसिपिटेटिंग एंड द प्यूरिफाइंग डीएनए कॉल्ड चिल्ड बाय चिल्ड इथेनॉल। एंड उसके बाद आप उसको क्या करो, आपने पूरा डीएनए निकाला, इस प्रोसेस को हमने स्पूलिंग बोल दिया है। अब आपके पास एक काम है कि आपको पूरे डीएनए में से अपना छोटा सा जीन ढूंढना है, अपना छोटा सा सेगमेंट ढूंढना है जो कि इंसुलिन को कोड करता है। इसको कट करना है। इसको कट करने के लिए आप किसका यूज करते हो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का। जैसे कि मैंने बताया भी था, जैसे हम इको R1 का यूज कर लेते हैं। अब इको R1 को मैंने इको R1 क्यों कहा ये समझ लो, इसका नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। इको R1 जो है वो मुझे इश्चेरिचिया कोलाई से मिला है। कभी भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसी भी यूकैरियोट से नहीं मिलते, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट से मिलते हैं। पहली बात ध्यान रखने की। दूसरी चीज, 900 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अभी तक हम निकाल चुके हैं फ्रॉम द 230 स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। तीसरी चीज, इसके नोमेनक्लेचर की बात करें तो किसी भी आरी के अंदर फर्स्ट नोमेनक्लेचर में फर्स्ट वर्ड जो होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, अगले 2 वर्ड जो होते हैं वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद के जो वर्ड होते हैं वो ऑर्डर नंबर, आइसोलेशन नंबर या फिर लैब नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली दिस इज अ स्ट्रैटेजी। जैसे कि इको R1 में पहला वर्ड ई रिप्रेजेंट कर रहा है इश्चेरिचिया कोलाई को, CO रिप्रेजेंट कर रहा है कोलाई को, R रिप्रेजेंट करता है डाई और स्ट्रेन को, और 1 रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर नंबर को। तो ये एक तरीका होता है। हिंड 3 में अगर हम देखें तो H रिप्रेजेंट कर रहा है हीमोफिलस को, IN रिप्रेजेंट कर रहा है इन्फ्लुएंजा को, D रिप्रेजेंट करता है किसी डाई को, और 3 रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर नंबर को। तो ये एक तरीका होता है। उसके बाद आपने एंडोन्यूक्लियस का यूज किया विद द हेल्प, आपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उठाए हैं और उनकी हेल्प से आपने क्या कर दिया है, डीएनए को कट कर दिया है। आपने इंसुलिन का जीन अलग से निकाल लिया है। अलग से निकालने के बाद, अलग से निकालोगे कैसे, आपके पास बहुत सारी फ्रेगमेंट आई हैं तो आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराओगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब आप करवा लेते हो तो आप एक
छोटा सा जो आपका लार्ज जो स्मॉल सेगमेंट एनोड के पास आपको मिलता है उसको आप जेल के साथ उठा लेते हो, जिसको हम इल्यूशन बोल देते हैं। उसकी मल्टीपल कॉपीज बनवाते हो आप पीसीआर का यूज करके, एम्पलीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय यूजिंग पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विच वाज डिस्कवर्ड बाय कैरीमुलस इन 1985। एंड इसमें 3 स्टेप करने होते हैं। पहली बात तो आपका जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसको 94 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हीट में रख दो, तो उसकी वजह से दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे, इसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकंड आप उसमें क्या करोगे, यू हैव टू गो टू ऐड केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड विच आर कॉल्ड एज अ प्राइमर। तो आप इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को यूज करोगे विच आर मेड एक्चुअली आउटर साइड, लाइक आप उसको लैब के अंदर बना रहे हो। सो बेसिकली दीज आर द केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, यानी कि आप अपने जो बोल सकते हैं कि जो हमारा मेन डीएनए है, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए हैं। जब दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हुए तो आपको 2 प्राइमर की रिक्वायरमेंट होगी, आप दोनों प्राइमर को ऐड कर दो और जो आपका नए न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे वो 3 प्राइम की तरफ ऐड होंगे, 5 प्राइम की तरफ कभी भी ऐड नहीं होते हैं। तो इसीलिए हम ऐसी पोजीशन देख के ऐड करेंगे कि हमारा 3 प्राइम एंड जो है वो फ्री हो और वो एक्सटेंडेड पार्ट की तरफ मूव करे, एक्सटेंडेड पार्ट की तरफ उसका फेस होना चाहिए, राइट। तो इस कंडीशन में जो आपने आरएनए ऐड करे हैं वो किस तरफ ऐड करोगे, ऐसी जगह ऐड करोगे जिसका 3 प्राइम फ्री होना चाहिए। वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो नए न्यूक्लियोटाइड को एक्सेप्ट कर लेता है। और दूसरी चीज, इस स्टेप को हम बोल देते हैं एनीलिंग, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ जोड़ रहे हो। और क्यों हमने आरएनए को जोड़ा है, हमने आरएनए को इसलिए जोड़ा है क्योंकि जो डीएनए होता है वो खुद से रेप्लिकेट नहीं कर पाता, उसको एक आरएनए की रिक्वायरमेंट होती है एज अ प्राइमर, एज अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विच इज अ 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेच, जो बहुत ही छोटा होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, प्राइमर बोल देते हैं। हमें इसके अंदर वो ऐड करना होता है और जब हम वो ऐड कर देते हैं एनीलिंग स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट डीएनए एप्लीकेशन इज नॉट डी नोवो। डी नोवो वो होता है जिसको किसी और की जरूरत ना हो, बट डीएनए को अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए आरएनए की जरूरत होती है। दैट्स वाई डीएनए सिंथेसिस, डीएनए एप्लीकेशन इज नॉट डी नोवो। यहाँ पे सेकेंड स्टेप है जिसको हम बोलते हैं एनीलिंग, जो कि आपका 40 to 60 डिग्री सेल्सियस पे आप रखवा के करवाते हो, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम थर्ड क्या करेंगे, हम उसमें हम एंजाइम डालेंगे, डीएनए पॉलीमरेज विच इज अ टैक पॉलीमरेज, एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड हम उसमें ऐड करेंगे। तो हम इसमें डीएनटीपीज ऐड करने वाले हैं, एटीसीजी ऐड करने वाले हैं, ताकि हमारा रॉ मटेरियल हमारे पास हो और नए नए न्यूक्लियोटाइड ऐड ऑन होते चले जाए अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ऑन द टेम्पलेट स्टैंड, ऑन द पेरेंट स्टैंड, राइट। उसके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे टैक पॉलीमरेज यूज करेंगे जो कि एक डीएनए पॉलीमरेज की तरह रिएक्ट करेगा। देखो, जब आपकी बॉडी में, आपकी खुद की बॉडी में डीएनए पॉलीमराइजेशन या फिर डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो एक नेचुरल एंजाइम काम करता है विच इज योर डीएनए पॉलीमरेज, जो कि आपका 37 डिग्री सेल्सियस पे एक्ट करता है। बट यहाँ पे जब आप उसको मशीन में काम करवा रहे हो, आप उसको पीसीआर मशीन में काम करवा रहे हो, थर्मल मशीन में आप उसको काम करवा रहे हो, तो उस कंडीशन में हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारा टेम्परेचर वेरी करेगा। तो इसीलिए जब हम एंजाइम डालें उसके अंदर इतनी खासियत होनी चाहिए कि वो हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सके। तो उसके लिए हम एक डिफरेंट टाइप का पॉलीमरेज उठा करके लाते हैं जिसका नाम होता है टैक पॉलीमरेज। ये हमें थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से मिलता है, इसीलिए इसका नाम टैक रखा गया है। और थर्मस एक्वेटिकस इज अ बैक्टीरिया विच कैन टॉलरेट एटलीस्ट 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये इतना टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है। हॉट स्प्रिंग में हमें मिलता है, थर्मल स्प्रिंग में मिलता है, इसीलिए हम इसको पीसीआर के लिए यूज करते हैं। उसके बाद जब आपने ये सारे स्टेप कराने हैं, डीएनए पॉलीमरेज को ऐड कर दिया आपने, टैक पॉलीमरेज मतलब कि डाल दिया है आपने, डीएनटीपीज डाल दिए हैं, तो अब आप उसके लिए एक्सटेंशन प्रोसेस की तरफ जाओगे विच इज द थर्ड स्टेप ऑफ द पीसीआर। एक्सटेंशन स्टेप जो है आपका 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है, नीट में कई बार पूछा जा चुका है। और आफ्टर 30 साइकिल्स, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंड द प्राइमर्स विद द हेल्प ऑफ द एक्सटेंशन स्टेप, एंड आफ्टर द 30 साइकिल्स यू हैव योर बिलियन कॉपीज, आपको 1 बिलियन कॉपीज मिल जाएंगी। नीट में आपकी बार एक क्वेश्चन पूछा गया ऑन विच इज द फॉर्मूला बेस, राइट, फॉर्मूला बेस एक्चुअली ऑन द पीसीआर। तो याद रखिएगा आपको कितनी मल्टीपल कॉपीज मिलती हैं, यू गॉट योर 2 की पावर n, 2 की पावर n जो है इतनी कॉपीज आपको मिलती हैं। आप जितने साइकिल रन कराते हो, 30 साइकिल रन कराओ, 100 साइकिल रन कराओ, जो भी आप रन कराते हो, तो n इज बेसिकली द नंबर ऑफ साइकिल्स, आप कितनी साइकिल को रन करा रहे हो, और 2 की पावर है तो उसी अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप जब 30 साइकिल्स रन कराते हो तो आपको 1 बिलियन टाइम्स यहाँ पे कॉपीज मिल जाती हैं। सो यू आर गोइंग टू एम्पलीफाई योर स्मॉल डीएनए, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बिकॉज आप यहाँ पे एक पॉलीमरेज यूज कर रहे हो, टैक पॉलीमरेज, और एक चेन की तरह आप आगे से आगे चीज़ों को जोड़ते चले जा रहे हो। इसको हम एम्पलीफिकेशन ऑफ द जीन
जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोल देते हैं। उसके बाद आपने ये सब निकाल लिया। अब आपके पास आपका जो वेक्टर है उसके अंदर भी आपने इसको डाल दिया, क्लोनिंग फैक्टर जैसे PBr322 हो गया, आपने सिलेक्शन भी करा लिया। उसके बाद आप उसको होस्ट में डालोगे और होस्ट में डालने के बाद आप उसको छोड़ दोगे, वो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है उसकी मल्टीपल कॉपीज बना देगा। उसके बाद आपको अपना फॉरेन जीन प्रोडक्ट वहाँ से क्या करना है, कलेक्ट करना है। मेरी इकोलाई के अंदर बहुत सारा इंसुलिन बन चुका है, अब मुझे बस उस इंसुलिन को बाहर निकाल के लाना है। तो इसको आप बोलते हो ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। एंड खासकर मुझे यहाँ पे क्या मिला है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मिली है। प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोलोगस होस्ट। इसको समझने की ज़रूरत है, देखो सॉरी, इसको समझने की ज़रूरत कैसे है। पहली बात तो हम ज़्यादातर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनवाते हैं। मैंने कहा मैं इंसुलिन का जीन लेकर के बैठी हूँ और मुझे उसको एम्पलीफाई करवाना था। तो इंसुलिन का जीन जो है ना वो एक पेप्टाइड होता है, पेप्टाइड चेन होता है। इंसुलिन एक पेप्टाइड है एक्चुअली। तो उस कंडीशन में मैंने क्या किया है, प्रोटीन बनवाई है। तो मेरे ज़्यादातर प्रोडक्ट हम बनवा रहे हैं जो वो प्रोटीन होते हैं। अब तक पूरी दुनिया में 30 ऐसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हैं जो आपका बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनवाई जा चुकी हैं, और उनमें से 12 प्रोटीन जो है, जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है, वो मार्केटिंग की जाती है उनके इंडिया के अंदर, सोल्ड किए जाते हैं, बेचे जाते हैं, सोल्ड किए जाते हैं, राइट। तो 12 मार्केटिंग प्रोडक्ट हमारे पास है विच आर मोस्टली द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, जिनमें इंसुलिन भी आता है। और मैन मेड इंसुलिन को आप क्या बोलते हो, आर्टिफिशियल इंसुलिन को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमुलिन बोला जाता है, जो कि इली लिली अमेरिकन कंपनी ने बनाया था। क्लियर। अब यहाँ से हम एक चीज़ और समझ में आ गई कि आपको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मिला। अब यहाँ पे हेटेरोलोगस होस्ट का क्या मतलब है, देखो इंसुलिन का जीन जो होता है ना वो यूकैरियोट्स के अंदर होता है, बट जब आप उसको प्रोडक्ट बनवा रहे हो मल्टीपल टाइम्स, अपने मल्टीपल कॉपीज उसकी बनवा रहे हो, तो वो आप इकोलाई के अंदर बनवा रहे हो विच इज़ अ प्रोकैरियोट। तो इसीलिए हमारा जो इकोलाई है वो हेटेरोलोगस होस्ट हो गया। मान लो मैंने यूकैरियोट का जीन उठाया और किसी यूकैरियोट के अंदर ही डाल के मल्टीपल कॉपीज बनवा लेती, तो वो होता होमोलोगस होस्ट। बट यहाँ पे ये क्या है, हेटेरोलोगस होस्ट। लार्ज क्वांटिटी मिलती है सच प्रोटीन की प्रोड्यूस्ड बाय बायोरिएक्टर। अगर आपको उसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए, लार्ज कॉपीज चाहिए, तो आपको बायोरिएक्टर यूज़ करना चाहिए। बायोरिएक्टर क्या होते हैं, बायोरिएक्टर ये होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था इस बार। बायोरिएक्टर आपके पास इस तरीके के होते हैं, दो तरीके के यहाँ पे दिखा रखे हैं। एक है सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, एक होता है स्पार्स्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ यूज्ड टू प्रोसेस द लार्ज वॉल्यूम ऑफ 100 to 1000 लीटर ऑफ कल्चर, यानी कि 100 से 1000 लीटर तक आपकी क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट बना करके दे सकता है। आपको क्या क्या देना है, यू हैव टू प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशंस टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स बायोलॉजिकली टू प्रोडक्ट। आपको बस एक अच्छी सी कंडीशन मेंटेन करके देनी है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो है कैसे, इसमें दो पोर दिखाए गए हैं। एक तो ऐसा है जहाँ से आप चीज़ों को डालोगे, ये मीडियम जो आप दिखा रहे हो इसको आप फीडिंग पंप यहाँ पे आपने डाला हुआ है, यहाँ से आप इनलेट बोल सकते हो, यहाँ से आप अपना सैंपल ऐड ऑन करोगे, वो सैंपल अंदर जाएगा और प्रोडक्ट निकल के आएगा, तो वो हमें इफ्लुएंट वाले एरिया से मिलने वाला है जो प्रोडक्ट होगा। बीच में ये सारा क्या है, ये सारा आपका चैम्बर है। इसको आपने प्रोटेक्ट कर रखा है बाहर से थर्मल जैकेट से, और अंदर वाली चीज़ को हम बोलते हैं रिएक्टर टैंक, राइट। अब इसमें हमने एक एरिएशंस के लिए सबमर्ज्ड एरिएटर भी डाला हुआ है, प्लस बीच में हमने एक शाफ्ट डाला हुआ है। ये शाफ्ट जो है इसके पास ये क्या है, दीज आर द इम्पैलर्स और ब्लेड हम इनको बोलते हैं, जो कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई करवाते रहते हैं, इसीलिए हम इनको, इसके अलावा सेंसर प्रॉब्स भी यहाँ पे डाले गए हैं। ये जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हो ये होता है फॉर्म ब्रेकर। जब आप चीज़ें बनाओगे, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे सैंपल ऐड है, आपका मीडिया ऐड है, यहाँ पे बैक्टीरिया ऐड है, तो जब आप ये सब बनाओगे तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं फॉर्म भी बनेंगे। उन फॉर्म को तोड़ने के लिए आप इसमें यहाँ पे फॉर्म ब्रेकर डालते हो। तो ये जो ऊपर वाला व्हाइट कलर में यहाँ पे एरो दिखाया गया, दिस इज फॉर फॉर्म ब्रेकर। इस पे नीट में क्वेश्चन आया है 2025 में रिसेंटली, राइट। तो इसीलिए ये क्या है, इस तरीके का फॉर्म ब्रेकर होता है। तो इस डायग्राम को देख के जाना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए आप यहाँ पे देखोगे कि पीएच सब सही होनी चाहिए, टेम्परेचर यहाँ पे सब सही है, तो वो सिस्टम मॉनिटर की चीज़ें यहाँ पे लगाई गई हैं। एगिटेशन सिस्टम है, ये कंटिन्यूस शाफ्ट घूमता रहता है, इम्पैलर और ब्लेड घूमते रहते हैं, हवा को काटते रहते हैं, मिक्सिंग अच्छी करते रहते हैं, ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती रहती है और ग्रोथ अच्छी होती है, प्रोडक्ट हमारा बाहर निकल जाता है विद द हेल्प ऑफ इफ्लुएंट, राइट। स्पार्स्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर क्या होता है, इट फैसिलिटेट द मिक्सिंग और एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। तो ये अच्छी खासी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी और मिक्सिंग करा देता है। इसके पास एक एजिटेटर सिस्टम होता है जो कंटिन्यूसली घूमता रहता है। ऑल कंट्रोल्स होते हैं टेम्परेचर, पीएच और फॉर्म का। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन बी विड्रॉन, इससे आप स्मॉल वॉल्यूम्स निकाल सकते हो। नाउ द लास्ट प्रोसेस इज
इज द डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। अब तक जितना भी हमने पढ़ा दैट कम्स अंडर द अपस्ट्रीम प्रोसेस, बट अब हमारे पास आती है डाउन स्ट्रीम। जब आपके पास बायो टैंक रिएक्टर में आपका प्रोडक्ट बन गया है तो आपको उसको बस सेपरेट करना है। आप सबसे पहले उसको सेपरेट करोगे, फिर आप उसको प्यूरीफाई करोगे, फिर आप उसमें अगर वो खाने का कोई मटेरियल है तो आप उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करोगे। अगर आपने कोई वैक्सीन बनाई है तो आप उसको क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भेजोगे। अगर आपने कोई और चीज़ यहाँ पे बनवाई है तो आप उसकी क्वालिटी टेस्टिंग करवाओगे, और फाइनली आप उसको क्या कर दो, ये सब चीज़ें प्रोडक्ट के ऊपर बेस हैं कि आप प्रोडक्ट कैसा यूज़ कर रहे हो, और फाइनली आप उसको क्या कर दोगे, मार्केटिंग के लिए आप उसको पैकेजिंग करोगे और फिर मार्केटिंग के लिए आप उसको सोल्ड कर दोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बायोटेक्नोलॉजी कि आपने अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट जो इंसुलिन था उसको कैसे आपने सेपरेट किया है, कैसे आपने उसको लार्ज क्वांटिटी में ऑब्टेन किया है, कैसे आपने उसकी मल्टीपल कॉपीज बनवाई है, कैसे हमने ज़्यादा खर्चा नहीं किया, और इकोलाई के अंदर ही जो कि मतलब ऐसा माना जाता है कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जो बहुत कॉमनली अवेलेबल होता है, तो इसीलिए हमने ज़्यादा खर्चा ना करते हुए हमने एक प्रोडक्ट को हाई अमाउंट में बनवा दिया है और लोगों की डिमांड भी पूरी हो गई है, उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं आए हैं। तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर अस, दैट्स वाई बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ ग्रेट, इवन बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है हमारे लिए और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं विच इज़ अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो चलिए, अब आपने बायोटेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट्स तो बनवा लिया, लेकिन ऐसे कैसे कितने प्रोडक्ट बनवा चुके हो और कहाँ कहाँ यूज़ कर चुके हो उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी के लिए हमारे पास कुछ रिसर्च एरिया होने चाहिए। क्या क्या? जब आप बायोटेक्नोलॉजी के साथ अपनी एप्लीकेशंस लेके आना चाहते हो, अपना कुछ प्रोडक्ट लेकर के आना चाहते हो, तो आपको काम करना आना चाहिए अच्छे से, है ना। तो सबसे पहले तो आपको बेस्ट कैटलिस्ट के बारे में पता होना चाहिए, प्योर एंजाइम। आप ऐसे ही रेंडमली किसी भी चीज़ को उठा करके पूरी बायोटेक प्रोसेस नहीं करवा सकते, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, वेस्ट ऑफ मनी होगा, वेस्ट ऑफ एफर्ट होगा, राइट। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि जिस चीज़ के साथ आप काम करने जा रहे हो वो आपका बेस्ट मटेरियल होना चाहिए, वो आपका बेस्ट एंजाइम होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि वो एंजाइम या वो मटेरियल जो है वो कैसी कंडीशंस में सर्वाइव करता है, कैसी कंडीशंस में हमें अपना बेस्ट दे सकता है। तो पहला क्या है, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट और द प्योर एंजाइम। सेकंड क्या है, यू हैव टू क्रिएट द ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर द कैटलिस्ट टू एक्ट, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मिल सके। एंड द थर्ड चीज़, आपने सारा प्रोडक्ट बनवा लिया, बट अगर आपको उसको सेपरेट करने की टेक्निक नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है उसको प्यूरीफाई कैसे करना है, उसको आगे की चीज़ों से कैसे निकालना है, तो आपके प्रोडक्ट का बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो कंटामिनेट हो गया तो आप उसको कैसे बचाओगे, वो सब अगर आपको नहीं पता तो भूल जाओ, फिर आप बायोटेक में मत जाओ। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, राइट। अब हमें अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से सर्विसेज मिली हैं बायोटेक्नोलॉजी की। पहला फील्ड मैं उठा रही हूँ एग्रीकल्चर। इसमें हमने क्या किया, हमने जीन को, अब बेसिकली हम ना ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, या फिर हम उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसमें आपके पास प्लांट भी आ सकते हैं, एनिमल्स भी आ सकते हैं, बैक्टीरिया भी आ सकते हैं। तो वी हैव टू मैनिपुलेट द जीन्स टू फॉर्म द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। एंड ऐसी क्रॉप का बेनिफिट क्या है, अगर मैंने किसी क्रॉप के जेनेटिक मेकअप को चेंज कर दिया तो उसका मुझे फ़ायदा क्या है। तो बेसिकली सबसे पहले वो ऐसी क्रॉप होगी जो स्ट्रेस को टॉलरेट कर सकेगी, जैसे सूखा आ गया, बाढ़ आ गई, उन सबको वो टॉलरेट कर सकेगी। उसके अलावा उसके हमें उसके अलावा हमें ज़्यादा नीड नहीं होगी पेस्टिसाइड्स की, कि हम अपना चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, हम अपना प्रोडक्ट बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी पेस्टिसाइड्स की। उसके अलावा हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रिड्यूस कर सकते हो। टमाटर घर लेके आते हो ना, टमाटर 1 से 2 दिन में ख़राब हो जाते हैं। अगर वैसे ही टमाटर किसी फार्मर ने ग्रो करवाए हैं और उनको कोई लेकर के आ गया है और फिर वो जाकर के जल्दी ख़राब हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में लॉस बहुत ज़्यादा होगा फार्मर का। इतना वो मार्केटिंग करेगा उसकी, से पहले तो वो उसके ख़राब हो जाएंगे, इसीलिए उसको ऐसे टमाटर बनाने की ज़रूरत पड़ी जो थोड़े से हार्ड हों, जो थोड़े से प्रोटेक्टिव हों, ताकि वो थोड़ा लंबे टाइम तक चल सकें, राइट। तो इसीलिए पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को भी ये रिड्यूस कर देती हैं अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनवाते हो। इसी रिस्पेक्ट में हमने फ्लेवर सेवर टमाटो भी बनाया है, जिसमें ऐसा कुछ किया गया, एक जीन पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज जीन जो था वो पूरे के पूरे टमाटर को ना पिचका देता था, मतलब कि पूरे के पूरे टमाटर को गला देता था जल्दी, तो उसकी वजह से खराब हो जाते थे टमाटर। तो हमने क्या किया, हमने पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज के जो एक्सप्रेशन है उस जीन का उसको ही खत्म कर दिया, उसको साइलेंट कर दिया, जिसकी वजह से अब वो जल्दी जल्दी पैक्टिन को लूज नहीं कर रहा, और पैक्टिन लूज नहीं होगी तो आपका जो टमाटर है वो सेफ रहेगा, वो चमकदार रहेगा और लंबे टाइम तक चलेगा। उसके अलावा
अगर आपको कभी किसी क्रॉप में न्यूट्रिशनल वैल्यू को इन्हेंस करना है तो ये भी आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के अंदर डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने एक राइस बनाए थे जिनका नाम था गोल्डन राइस, और उनमें हमने विटामिन ए को बढ़ा दिया था। उसके अलावा एफिशिएंट मिनरल यूजेस बाय द क्रॉप, तो जो क्रॉप्स होती हैं वो कई बार क्या करती है, मिट्टी में से ज़्यादा ना एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है न्यूट्रिएंट्स। तो आप अगर जो ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाते हो तो वो बहुत सारी क्रॉप ऐसी होती हैं जो बहुत एफिशिएंट वे में क्या कर लेती हैं, मतलब कि मिनरल्स जो होते हैं उनको यूज़ कर लेती हैं। बीटी टॉक्सिन, अब एक बीटी क्रॉप भी हमने बनवाई है, उसमें क्या होता है कि वो क्या करती है, बेसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है, वो एक बीटी टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, और वो टॉक्सिन जो होता है ना वो टॉक्सिन अपने अंदर इंसेक्टिसाइड को मारने की कैपेबिलिटी रखता है। तो वो जो टॉक्सिन होता है वो बेसिलस thuringiensis के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। देखो होता क्या है, इंसेक्ट आते हैं, इंसेक्ट बीटी पर काम करते हैं, बीटी को खा जाते हैं, यानी कि इंसेक्ट जो है बैक्टीरिया को खा जाते हैं। बैक्टीरिया ने सोचा मैं तो दुखी हो गया हूँ इस चीज़ से कि मेरी मौत होती जा रही है, बार बार इंसेक्ट आते हैं और मुझे खा जाते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना अपनी बॉडी में ना एक टॉक्सिन बना लेता हूँ। वो टॉक्सिन उसने क्या बना दिया, वो उसको हम बोलते हैं प्रोटॉक्सिन। वो एक ऐसा टॉक्सिन था जो वो इनएक्टिव फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर रख लेता है। अब उसने सोचा आने दो, उसने एक्चुअली स्पोर बना लिए उसके, है ना, अपनी लाइफ साइकिल में स्पोर्स बना लिए, और उन स्पोर्स में वो क्या टॉक्सिन भर के रख दिया है। अब उसने सोचा आने दो किसी इंसेक्ट को, जैसे वो मुझे खाने लगेगा ये स्पोर उसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। और क्योंकि इस स्पोर को जिंदा रहने के लिए या फिर इन टॉक्सिन को काम करने के लिए एल्कलाइन मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए इंसेक्ट की बॉडी में मिडगट के अंदर एल्कलाइन कंडीशन होती है। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचेंगे वहाँ पे वो क्या कर देंगे, मिडगट को ख़त्म कर देंगे, मिडगट के अंदर छेद बना देंगे और जो इंसेक्ट है वो मर जाएगा, और बैक्टीरिया को बैक्टीरिया जो है उसकी सेफ्टी हो जाएगी, राइट। तो बैक्टीरिया ने बहुत सोच समझ के ना ये काम किया, तो उसने अपने स्पोर के अंदर ऐसे टॉक्सिन बना लिए जो काम नहीं कर रहे थे, इनएक्टिव थे। क्यों इनएक्टिव थे, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर एसिडिक कंडीशंस थी। लेकिन जैसे ही उसको किसी इंसेक्ट ने उठाया, आया इंसेक्ट, उसने उठाया खाया, और उसके अंदर मिडगट के अंदर एल्कलाइन कंडीशन थी, तो तबाही मच गई। अंदर क्या हो गया, नाश हो गया, अंदर पूरी की पूरी एपिथेलियम बर्स्ट हो गई और इंसेक्ट जो है उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ जब हमने इनको इनहेल किया। अब हमने क्या किया, हमने अपने जो हमारी क्रॉप्स थी उनके ऊपर भी आते थे इंसेक्ट और उनको ख़त्म कर देते थे। तो ऐसी कंडीशन में हमने स्पोर्स जो थे उनका स्प्रे करवा दिया। ये जो बीटी के स्पोर्स थे उसने बना करके रखे हुए थे, उनका स्पोर का स्प्रे करवा दिया पूरी क्रॉप के ऊपर, और जिसकी वजह से अब क्रॉप के ऊपर भी क्या आ गए थे, बीटी के स्पोर आ गए थे। अब इंसेक्ट जैसे ही खाते क्रॉप को तो वो बीटी के स्पोर खा जाते थे और फिर वो मर जाते थे। तो धीरे धीरे मैकेनिज्म डेवलप होने लगी, और जो इंसेक्ट है उनको पता लगने लगा कि क्रॉप को खाएंगे तो हम मर जाएंगे, इसलिए नेचुरल सिलेक्शन हुआ और बहुत सारे इंसेक्ट ने खाना छोड़ दिया, तो हमारी क्रॉप जो है वो प्रोटेक्ट हो गई। बट उन क्रॉप को जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में कोई असर नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जब स्पोर्स जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एसिडिक कंडीशंस होती है और उनको एक्टिवेट होने के लिए एल्कलाइन कंडीशन चाहिए, इसीलिए उनकी डेथ हो जाती है। अब तक हमने बहुत सारी बीटी क्रॉप बना ली है। हमने बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी राइस, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, बीटी सोयाबीन सब कुछ बना लिया ऑलमोस्ट, है ना। बट बीटी टोबैको इवन, तो बट बीटी कॉटन जो है वो ज़्यादा फेमस है। तो हुआ क्या, बीटी टॉक्सिन जो प्रोड्यूस किया जाता था बाय बेसिलस thuringiensis, जिसके अंदर एक टॉक्सिन था जो कि इंसेक्टिसाइड्स होता था, एंड इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट को किल करता था। तो जब ये इसके अंदर क्या मिलता था, इनएक्टिव टॉक्सिन मिलता था जो क्या करता था, एल्कलाइन पीएच, जो इंसेक्ट की गट होती है एल्कलाइन होती है, वहाँ पे पीएच, वहाँ पे जाके वो टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाता था और इंसेक्ट को किल कर देता था, उसके अंदर पोर्स बना देता था, स्वेलिंग कर देता था और मिडगट सेल्स की लाइसेंस कर देता था। इस चीज़ के लिए जो टॉक्सिन बना रहा था, वो जीन जो था वो अलग अलग था। जैसे कि इस जीन को, ये जो टॉक्सिन बना रहा था, ये एक प्रोटीन के अंदर रखा गया था, उसको हम बोलते थे क्राई प्रोटीन। और वो जो प्रोटीन थी वो प्रोटीन एक जीन से बन रही थी जिसका नाम था क्राई जीन। अगर आप तीनों CRY छोटे लेटर में लिखते हो तो वो जीन होगा, अगर आप बड़े लेटर में C लिखते हो और छोटे लेटर में RY लिखते हो तो वो प्रोटीन होगा। तो क्राई जीन क्या था, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, CRY जीन होगा यहाँ पे। बीटी टॉक्सिन छोटा होगा तीनों, है ना। बीटी टॉक्सिन गैट्स इनकॉर्पोरेट इनटू सेवरल क्रॉप्स। क्राई जीन जो थे वो अलग अलग थे। एंड कौन कौन सी क्रॉप में डाले गए, बीटी कॉटन, बीटी राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, इन सब के अंदर डाले गए थे। और कौन कौन से जीन किस किस चीज़ की कोड करते थे, देखो दीज आर द इंसेक्ट स्पेसिफिक, राइट। तो जो बीटी वाली चीज़ हम बात करते हैं तो ये इंसेक्ट और क्रॉप स्पेसिफिक होती है कि कॉर्न के ऊपर कौन सा इंसेक्ट आकर के काम करेगा और इसके लिए कौन सा क्राई जीन चाहिए होगा।
ताकि उस तरीके का टॉक्सिन बना सको। जो कॉटन है उसके ऊपर कौन सा जीन, कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा इंसेक्ट आएगा और कौन सा जीन चाहिए होगा टॉक्सिन बनाने के लिए। तो क्राई फर्स्ट एसी जो था वो किसको कंट्रोल कर रहा था? कंट्रोल कॉटन बोलवर्म्स। और क्राई फर्स्ट एबी जो था वो कंट्रोल कर रहा था कंट्रोल कॉर्न बोरर। ठीक, तो ये था क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकेंड एबी। यहाँ पे ध्यान रखना, क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकेंड एबी दे कंट्रोल द कॉटन बोलवर्म एंड क्राई फर्स्ट एबी दे कंट्रोल कॉर्न बोरर। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम आगे बात करेंगे आरएनए इंटरफेरेंस, विच इज़ अगेन अ टेक्निक जो हम क्रॉप के अंदर डालते हैं। हमने बेसिकली क्या करना है, आरएनए को इंटरफेयर करना है। देखो आरएनए जो होता है ना वो सिंगल स्टैंडर्ड होगा तो काम करेगा। आरएनए को अगर आप डबल स्टैंडर्ड बना दोगे तो आरएनए काम नहीं करेगा, आरएनए इंटरफेयर हो जाएगा। इस टेक्निक को हम एमआरएनए साइलेंसिंग भी बोल देते हैं, इस टेक्निक को हम एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी भी बोल देते हैं, क्योंकि आरएनए जो होता है वो सेंस स्टैंड होता है उसका, और अगर सेंस स्टैंड है तो वो काम कर रहा है, बट अगर आपने उसका एंटी सेंस भी बना दिया और दोनों को जोड़ दिया तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए नॉन फंक्शनल हो जाएगा, इसलिए हम इसको एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी भी बोल देते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ मेथड, इट इज़ अ मेथड ऑफ सेल्युलर डिफेंस इन यूकैरियोट। याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट के अंदर सेल्युलर डिफेंस की मैकेनिज्म होती है। हर यूकैरियोट के अंदर, चाहे हम हो चाहे कोई छोटा ऑर्गेनिज्म हो या फिर कोई प्लांट हो, सब में बस वो यूकैरियोट होना चाहिए। ये कंटिन्यू हमारी सेल्स के अंदर चल रहा है। यहाँ पे आप क्या करोगे, यू हैव टू साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए। आप डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री बनवा दोगे और उसकी वजह से एमआरएनए नहीं बन पाएगा, और एमआरएनए नहीं बन पाए, सॉरी, उसकी वजह से एमआरएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा तो वो प्रोटीन नहीं बनवा पाएगा, और प्रोटीन नहीं बनेगी तो फंक्शन रुक जाएंगे। इस चीज़ को हम बोलते हैं साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए। इट इज़ अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, वैसे ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं अलग से, आप चाहो तो जाकर के आरएनए इंटरफेरेंस सर्च कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद 2 से 3 वीडियो रखी हुई हैं आरएनए इंटरफेरेंस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या किया, आरएनए इंटरफेरेंस कैसे कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एग्रोबैक्टीरियम फैक्टर्स का यूज़ करके हमने क्या किया, डीएनए जो थे वो सेंस और एंटी सेंस आरएनए उनसे बनवा लिए, है ना। हमने क्या किया, एक्चुअली होता क्या था, एक टोबैको का प्लांट था, डाइकोट प्लांट था, उसके ऊपर एक ना निमाटोड आता था जिसका नाम मेलिडोगाइन इनकॉग्निशिया था। वो क्या करता था, वो पूरी टोबैको प्लांट की रूट में काम करता था और वहाँ पे एक डिजीज कॉज कर देता था जिसको आप बोलते थे रूट नॉट अ डिजीज। अब उसकी वजह से यील्ड खत्म होती जा रही थी, तो हमने एक डिफेंस मैकेनिज्म सोची। हमने उस निमाटोड के दोनों डीएनए स्टैंड उठाए, सेंस और एंटी सेंस, और दोनों से एमआरएनए बनवा लिया। सेंस और एंटी सेंस उसको फिर हमने किस में डाल दिया, उसको हमने प्लांट की सेल में डाल दिया। प्लांट की सेल के अंदर जब गए तो वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गए। डबल स्टैंडर्ड आरएनए को छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ा गया बाय द हेल्प ऑफ द डाइसर कॉम्प्लेक्स, जो कि ऑलरेडी सेल्स के अंदर होता है। छोटे छोटे माइक्रो आरएनएस बनवाए गए, और उन माइक्रो आरएनएस के डबल स्टैंडर्ड आरएनए को दोनों को सेंस और एंटी सेंस को अलग अलग कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ रिस्क एंजाइम। और रिस्क ने एक एक आरएनए के सेगमेंट को, सिंगल स्टैंड को अपने साथ चिपका करके रख लिया। सपोज सेंस वाले हमारे पास 10 रिस्क बन गए और एंटी सेंस वाले हमारे पास 10 रिस्क बन गए। अब जैसे ही इन फ्यूचर निमाटोड ने एंट्री की, उसने क्या किया, उसने इनको खाना शुरू कर दिया, इन एंजाइम्स को खाना शुरू कर दिया। तो जब वो उसकी बॉडी के अंदर गए, रिस्क वाले या एंटी जो रिस्क थे, जो सेंस वाले थे, एंटी सेंस वाले थे, तो जब वो उसकी बॉडी के अंदर गए, वहां पे जाकर के उन्होंने उसके मेन एमआरएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनवा लिया, और इस तरीके से प्रोटीन नहीं बनने दी और निमाटोड की डेथ हो गई। तो दिस वाज द होल मैकेनिज्म। अगर आपको अच्छे से और अंडरस्टैंड करनी है तो अलग से रेफरेंस वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहीं पे ये चीज़ थी कि दे प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए विच फॉर्म्स अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए एंड दैट साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ द निमाटोड विच इज मेलिडोगाइन इनकॉग्निशिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरीके से हमने प्रोटेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम एक तरीका, और दिस अदरवाइज इन्फेक्ट्स रूट्स ऑफ द टोबैको प्लांट, ये वैसे क्या करता है, टोबैको प्लांट की रूट को इन्फेक्ट करता है और रूट नॉट डिजीज कॉज करता है। अब हमने एग्रीकल्चर में तो काम देख लिया इसका, आरएनए इंटरफेरेंस हो गया, बीटी कॉटन हो गई या ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हो गई, लेकिन इसके अलावा भी हम कुछ और मेडिकल फील्ड में इसके काम देख सकते हैं। जैसे हमने इंसुलिन बनवाया, होता क्या था, हमारी बॉडी में जो इंसुलिन होता है ना वो इमेच्योर फॉर्म में होता है, जब तक उसकी ज़रूरत नहीं होती वो इमेच्योर ही रहता है। जैसे कि इमेच्योर फॉर्म में 3 चेन है, पेप्टाइड ए, पेप्टाइड बी और पेप्टाइड सी। तो पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, इसको हम प्रो इंसुलिन बोल रहे हैं। अब इससे बना है मेच्योर इंसुलिन। जब मेच्योर इंसुलिन बनता है तो आप सी पेप्टाइड को फ्री कर देते हो, सिर्फ ए और बी कनेक्टेड रहती हैं वाया डाइसल्फाइड ब्रिज, एंड इस तरीके से ये काम करती हैं। अब ये तो खास बात थी कि हम ये भी बनवा सकते थे, हम ये भी बनवा सकते थे, हम ये भी बनवा सकते थे।
अगर हमें बाहर काम करवाना था, इकोलाई में काम करवाना था, हम दोनों बनवा सकते थे, बट हम ये नहीं बनवा सकते थे अगर हम सेम इकोलाई में काम करवाते, क्योंकि इकोलाई के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो ये सब बनवाए। डायासल्फाइड ब्रिजेस वो नहीं बनवा सकती थी, तो इसको अलग से डाला गया, दोनों अलग अलग चेन को अलग अलग इकोलाई के अंदर बनवाया गया, और फिर दोनों को एक ही मीडियम में डाल करके डायासल्फाइड ब्रिजेस को वहाँ पे जोड़ दिया गया और एक मेच्योर इंसुलिन बनवा दिया गया। हमने डायरेक्ट मेच्योर इंसुलिन बनवाया, क्योंकि ये अगर हम ये मेच्योर बनवाते तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं था, खाली कॉस्ट हमारा जाता, इसलिए हमने ये बनवाया। तो 1983 कई बार पूछा जा चुका है, 1983 में एली लैली अमेरिकन कंपनी ने 2 डीएनए की सीक्वेंस प्रोड्यूस की। उन्होंने पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी बनवाया एंड इसको इकोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया इंसुलिन की चेन्स बनवाने के लिए, और बाद में इंसुलिन की चेन को बाहर निकाल करके डायासल्फाइड लिंकेजेस हमने बना ली। इसी तरीके से मेडिकल फील्ड में हमने जीन थेरेपी भी करवाई। जो डीएनए हमारा बेकार होता है, उस डीएनए को आप अच्छा कर सकते हो। अगर आपका बेकार डीएनए है, मतलब कि बेकार कोई जीन है, कोई न्यूक्लियोटाइड बेकार हो गया है, तो आप उसको चेंज कर दो विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी। आप नया ऐड कर सकते हो या फिर आप कोई एक्स्ट्रा जीन भी ऐड कर सकते हो। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम कर सकते हैं बाय द जीन थेरेपी। ये आपका सबसे पहले 1990 में 1990 में 4 साल की एक बच्ची थी, उसको एक प्रॉब्लम थी एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। उसके अंदर एडीए का जीन जो था वो नहीं था, जिसकी वजह से ये एंजाइम नहीं बन पाता था, एडिनोसिन डीएमिनेज। और अगर ये एंजाइम नहीं बनता ना, तो हमारी बॉडी में इसका खास रोल होता है। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर है तो हमारी जो टी लिम्फोसाइट है, जो हमारी बॉडी की सोल्जर है, जो WBC है, वो मेच्योर हो जाती हैं। बट अगर ये नहीं होगा तो वो मेच्योर नहीं हो पाएंगी, और अगर वो मेच्योर नहीं होंगी तो इम्यूनिटी नहीं आ पाएगी और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी, हमें बहुत सारी डिजीज आ जाएंगी, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर हो जाएंगे, जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हमारे पास हो जाएगा, जिसको हम स्किड भी बोलते हैं। तो इस बच्चे को बहुत दिक्कत थी, तो किया क्या गया, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू करेक्ट द जीन डिफेक्ट विच इज डायग्नोज्ड इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो। आप इसको चाइल्ड में या एम्ब्रियो के अंदर आप डाल सकते हो। जीन थेरेपी थी, इट वाज द फर्स्ट जीन थेरेपी which was given in 1990 and it was given to a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency। इसमें किया क्या गया था, ये आपका सिंपल सी चीज़ यहाँ पे दिखा रही है। टेम्परेरी क्या किया गया था उस बच्चे के अंदर। अच्छा, अब उसमें तो जीन डायरेक्ट करेक्ट कर दिया था उन्होंने। अब 2-3 तरीके हैं जिसके थ्रू आप करवा सकते हो। पहला, बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करा दो। बोन मैरो एक्चुअली एक ऐसी साइट होती है जो कंटिन्यूसली WBC बनवाती रहती है, तो बच्चों के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा दो, विच इज़ अ टेम्परेरी मेथड, राइट। अगर आप उसको चाइल्ड के अंदर डलवा रहे हो, अगर आप उसको एम्ब्रियो में डलवा रहे हो, दैट इज अनदर सिनेरियो, दैट विल बी द परमानेंट केस। बट अगर आप उसको बच्चे में डलवा रहे हो तो वो एक टेम्परेरी काम है। उसके अलावा आप पूरी जिंदगी उस बच्चे को एंजाइम देते रहो अलग से, है ना, कि उसके पास ये एंजाइम नहीं है तो आप जाओ और एंजाइम दे दो। इट इज एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है कि आप लिम्फोसाइट को कल्चर में ग्रोन करो, पेशेंट की लिम्फोसाइट निकालो जिसमें एडीए जीन नहीं था, उनको ग्रो करवाओ और उन लिम्फोसाइट के अंदर फंक्शनल एडीएनए का जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है एडीए का, उसको इंट्रोड्यूस कर दो और फिर उस लिम्फोसाइट को पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दो। इससे होगा तो ये कि इम्यूनिटी तो मिल जाएगी बच्चे को, लेकिन इट इज़ ऑल्सो अ टेम्परेरी थेरेपी, क्योंकि बार बार लिम्फोसाइट खत्म होती रहती है, तो आपको इसका पीरियोडिक इन्फ्यूज़न देना होगा, बार बार देनी होगी, जिसकी वजह से ये महंगी भी हो जाती है और थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक भी हो सकती है। इट इज़ डन इन द, अगर आप इसको एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर दो, इट इज़ डन इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज इन बोन मैरो सेल्स, देन इट इज़ अ परमानेंट क्योर, एज आई टोल्ड यू कि अगर आप इसको एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही दे देते हो। बट अगर बाद में दे रहे हो तो ये परमानेंट तो नहीं होगा, बट यस काम कर सकता है। लास्ट हमने इसमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनवाए थे। जैसे हमने डिफरेंट चीज़ें करके देखी, हमने सोचा हम नए नए इंटरेस्टिंग से एनिमल्स बनवाते हैं जिससे हम अपना प्रोडक्ट ले सकें। जैसे एनिमल्स विद मैनिपुलेटेड डीएनए एंड एक्सप्रेस एनी फॉरेन जीन आर द ट्रांसजेनिक एनिमल। अगर आप उनको चेंज कर देते हो उनका जेनेटिक मटेरियल अपने फायदे के लिए, तो दीज आर द मैनिपुलेटेड डीएनए एंड एक्सप्रेस एंड फॉरेन जीन कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक एनिमल एंड दे हेल्प टू स्टडी जीन रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन। इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारा जीन जो हमने डाला है, उस जीन का इन रियलिटी क्या काम होता है, क्या एक्सप्रेशन होता है, वो क्या चीज़ को रेगुलेट कर रहा है। अगर वो जीन एक बॉडी के अंदर नहीं होगा तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, तो वो सब चीज़ों को हम स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीन की सेफ्टी को भी यहाँ पे स्टडी किया जा सकता है। ट्रांसजेनिक माइस के अंदर ऐसा बहुत बार किया गया है। तो उसके अलावा किसी जीन की टॉक्सिसिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग करनी हो प्रोडक्ट की, तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हो। टू मैन्युफैक्चर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जैसे अल्फा एंटीट्रिप्सिन हो गया और अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन हो गया, तो हमने 2 चीज़ें भी बनवाई थी। जैसे 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी रोजी, जिसने प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क को क्या किया था, प्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर 2.4 ग्राम पर लीटर जो था वो अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन होता है। देखो हमारे पास ना
लैक्टोज शुगर होती है मिल्क के अंदर, लेकिन लैक्टोज प्रोटीन, बहुत सारी प्रोटीन्स भी होती है, लेकिन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन सिर्फ फीमेल जो कि अभी अभी नई नई मदर बनी है उनके अंदर ज़्यादा रहती है। तो 2.4 ग्राम पर लीटर हमें अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन मिल रहा था इस ट्रांसजेनिक रोजी से, इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद थी। ट्रांसजेनिक शिप भी हमने बनवाई थी जिससे हमें अल्फा एंटीट्रिप्सिन मिलता था, जो कि यूज़ किया जाता था, यूज टू ट्रीट एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है, उनकी एल्वेलाई की सेप्टा जो होती है वो डैमेज हो जाती है और उसकी वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो उसको क्योर करने के लिए हमने अल्फा एंटीट्रिप्सिन ट्रेसी नाम की जो शिप थी उससे बनवाई थी। इसके अलावा हमने ग्रोथ हार्मोन डाल करके एक सुपर माउस बनवाया हुआ है, सुपर साल्मन फिश बनवाई हुई है ताकि मीट की डिमांड को पूरा किया जा सके। एंड प्लस हमने एक एंटरटेनमेंट के लिए एक मंकी जो है उसके अंदर हमने एड ऑन किया हुआ है एक जीन जो कि ल्यूमिनिसेंट जीन है, जिसकी वजह से उसकी आईज चमकती हैं। और इस जो मंकी का नाम है उसको हम एंडी बोलते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर इन्वर्टेड डीएनए डाला हुआ है जेलीफिश का। तो इसीलिए ना हम कह सकते हैं कि हमने ट्रांसजेनिक एनिमल डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे काम करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट बनवाए हुए हैं। हमने एक स्पाइडर वेब का यूज़ करके बकरी के अंदर, गोट के मिल्क के अंदर हमने एक बायोस्टील नाम का प्रोडक्ट ऑब्टेन किया हुआ है नेक्सिया नाम की एक कंपनी ने। तो बायोस्टील एक ऐसा हार्ड प्रोडक्ट है जिसके थ्रू आप टेनिस के जो रैकेट्स होते हैं वो बना सकते हो, मिलिट्री की हॉजरी बना सकते हो। तो बेसिकली वो एक अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब किसी के अंदर है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर। बट जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी मैंने कवर करा दी हैं। और आज हमारी जो 4th यूनिट है उसके अंदर मैंने दोनों टॉपिक कवर करा दिए हैं। बायोटेक्नोलॉजी भी हमारा प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुका है एंड जो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन है वो कवर हो गई हैं। आगे वाली जो यूनिट है उसमें मैं तीनों चैप्टर जो है वो कवर करा दूंगी ताकि हमारा सारा काम हो सके। हमारी 5 यूनिट 12th क्लास की जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, मोटिवेटेड एंड थैंक यू।